नमस्कार। मैं डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ आपका स्वागत करता हूं आज की वेबिनार में 41वीं वेबिनार जो बलराम संदेश टीम आपके लिए लेकर आई है जूम मीटिंग के माध्यम से। और हमारा ये प्रयास है कि हम सारे किसानों तक जो है अपनी चर्चाओं को पहुंचा सकें। तो आज की जो वेबिनार है ये शुरू हो रही है अगले करीब एक हफ्ते से ज्यादा समय तक हर एक दिन के बाद होने वाली धान विशेष वेबिनार के ऊपर। इसकी पहली कड़ी जो है आज शुरू हो रही है रविवार दिनांक 23 मई 2021 को। और आज की ये वेबिनार जो है ये आपको परिचित कराती है धान की बुआई के विभिन्न तरीके, नर्सरी या अदर जो भी तरीके हैं लगाने के, इनके बारे में आप विस्तार से जानेंगे। तो आज की जो चर्चा है वो सीमित रहेगी सिर्फ धान लगाने के तरीके के ऊपर। इससे संबंध धान की खेती संबंधित अन्य वेबिनार जो है आपको हर रोज एक दिन के बाद जो है वो पहुंचाने की कोशिश की जाएगी देश के विभिन्न धान के एक्सपर्ट्स, किसान और साइंटिस्ट के साथ मिलकर। इसमें विभिन्न जो है वो आपके लेक्चर आयोजित हैं और अलग अलग टॉपिक पे हैं। इसके साथ ही अगर आप कभी इन वेबिनार को देखना चूकते हैं तो आप बलराम संदेश की यूट्यूब चैनल को सर्च करके इसे अगले कुछ दिनों में दोबारा सुन सकते हैं। तो इनके साथ ही मैं जो है आज बलराम संदेश की इस बहुत बड़ी नई पहल की ये जो है आप सभी का स्वागत करता हूं। और टीम बलराम जो हमारे साथ इसके पूरी संरचना सहयोग में साथ रही, सबका बेहद धन्यवाद। आज का जो लेक्चर है वो डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी का है। मैं बलराम संदेश के एक परिचय के लिए हमारे आदरणीय जो डॉक्टर देवेंद्र प्यासी सर हैं, रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर सागर मध्य प्रदेश, जो कि JNKVB जबलपुर की एक शाखा है, वहां पर अलसी के मुख्य परियोजना वैज्ञानिक हैं, आपको आमंत्रित करता हूं। आप बलराम संदेश का एक परिचय किसानों और सभी प्रतिभागियों को प्रस्तुत करें सर। स्वागत है। धन्यवाद शुभम जी। जैसा कि सभी को विदित है, बलराम संदेश द्वारा आयोजित धान की इस स्पेशल श्रृंखला में जो है 6 से ज्यादा धान के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त वैज्ञानिकों के माध्यम से किसानों को नई धान की विभिन्न विधाओं पे जो है इस वेबिनार के माध्यम से जो कि आज से शुरू हो रही है। प्रथम चरण में धान की बुवाई की विभिन्न विधियों पे चर्चा की जानी है और आज के हमारे जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह बहुत ही कर्मठ वैज्ञानिक हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। ये इनके माध्यम से आज आप लोग जो है धान की लगाई जाने वाली विधियों पे की जानकारी प्राप्त करेंगे। जहां तक संस्था की बात है, बलराम संदेश जो है सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर इस्तेमाल करते हुए जो है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से जो है किसानों तक जो है पहुंचने का एक प्रयास है, एक माध्यम है। उद्देश्य बलराम संदेश के अंतर्गत टीम बलराम में वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों का ये एक समूह है, एक टीम है, जिसके सहयोग से हम जो है बलराम संदेश का जो है संचालन करते हैं और जिसमें देश के विभिन्न फसल विशेष में भारत सरकार के अंतर्गत ICR के द्वारा संचालित विभिन्न फसल समूहों, विभिन्न अनुसंधान केंद्रों के अंतर्गत जो है नई जो भी प्रजातियां विमोचित होती हैं, जो भी नई प्रजातियां आती हैं, जो नई तकनीकी और जो नए अनुसंधान या आविष्कार किए जाते हैं, उनको वो जानकारियां, साथ ही साथ हमारे राज्य के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा जो भी अनुसंधान के कार्य किए जाते हैं और जो इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा, हमारे NGOs के द्वारा, जो इसके अलावा जो है प्रगतिशील किसानों के द्वारा जो नित्य नए नवाचार किए जा रहे हैं, उन सभी नवाचारों को किसानों को के पास पहुंचाने, उनको सहज एवं सरल भाषा में समझाने का एक माध्यम है बलराम संदेश।
कोशिश यही है कि किसान के पास समय से जो है सही जानकारियां उपलब्ध हों, जिससे वो अपनी खेती को बेहतर बना सके। इसी उद्देश्य के साथ बलराम संदेश की स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी और तब से आज तक हम निरंतर जो है किसानों के सर्वांगीण विकास को केंद्र में रखकर जानकारियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और बलराम संदेश हमेशा से किसान के लिए समर्पित संस्था है, जो कि जो है केवल ऑनलाइन है कि सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके उसका बेहतर तालमेल करके किसानों को जो है जानकारियां उपलब्ध कराती। तो ये संस्था का परिचय के बाद मैं आदरणीय शुभम सर, जो हमारे जो है बलराम टीम के प्रमुख सदस्य हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आज के जो हमारे वक्ता हैं डॉक्टर सतपाल सिंह जी, उनका जो है संक्षिप्त में परिचय दें और जिससे कि आज का जो वेबिनार है वो शुरू हो सके। डॉक्टर शुभम जी। जी धन्यवाद सर। परिचय की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी का परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। डॉक्टर सत्यपाल सिंह एक फसल वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ब्रीडिंग में ही काम किया है और आपने जो है बीएससी एग्रीकल्चर से वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से सन 2008 में और एमएससी एग्रीकल्चर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग स्पेशलाइजेशन के साथ सैम हिगिनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस नैनी इलाहाबाद, जो कि 100 साल से ज्यादा समय तक इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के नाम से जानी जाती थी, वहां से सन 2010 में आपने जो है एमएससी एजी कंप्लीट की है। पीएचडी आपकी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में ही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में सन 2015 में कंप्लीट हुई और एमएससी में आपने गेहूं के ऊपर और पीएचडी में आपने धान के ऊपर जो है ब्रीडिंग से रिलेटेड आपने रिसर्च किए। इसमें आपने जीएम क्रॉप से रिलेटेड जो है कुछ कंपटीशन में अवार्ड जीते, कुछ आपने जो है यंग साइंटिस्ट अवार्ड आपने IGTS एंड सीरियल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली से सन 2017 में रिसीव किया और कुछ वक्त आपने कुछ कंपनीज में भी सर्विस दी है एज ए ब्रीडर साइंटिस्ट। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आप सन 2010 में जो है वो भारतीय बीज निगम में भी रुद्रपुर उत्तराखंड में कार्यरत रहे। रिसर्च एसोसिएट आप सन 2010 से 2011 में भी कार्यरत रहे और इसके अलावा ब्रीडिंग एसोसिएट और सीनियर रिसर्च फेलो आप PPVFRA जैसे प्रोजेक्ट में सन 2015 से 2018 में, साइट कोऑर्डिनेटर आप UNEP GEF प्रोजेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ही सन 2018 से 2020 में, और रिसर्च एसोसिएट आप BRNS बार्क IGKV के ट्राई MOU के साथ म्यूटेशन ब्रीडिंग पे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ही सन 2020 से अभी तक कार्यरत हैं। आपने जो है अपना काफी सारी वैरायटीज में आपने जो है वो ब्रीडिंग करके इसकी टीम मेंबर में आपने अपनी सहभागिता दर्ज कराई है, जिसमें आपने जो है कुछ वैरायटीज जो रिलीज हुई हैं आपके नाम से, वो इसकी मेंबर टीम में आप रहे हैं, वो है छत्तीसगढ़ हाइब्रिड राइस 2। ये वैरायटी आपने 2018 में एज ए टीम मेंबर सहयोग दिया है। विक्रम TCR वैरायटी जो है 2019-20 में धान की ही है, इसके ऊपर भी आपका सहयोग रहा है। और CG जवा फूल टॉम्बे म्यूटेंट जो बार्क मुंबई में जो सेंटर है, इसके सहयोग से आपने 2019-20 में सहयोग दिया है। और ऐसे ही आपकी जो है जीरा फूल राइस के GI टैग में फैसिलिटेटर के तौर पर सरगुजा छत्तीसगढ़ में जो है पहला छत्तीसगढ़ का जो है GI टैग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, इसके तौर पे आपने अपनी सहभागिता दर्ज कराई है। तो मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि डॉक्टर सतपाल सिंह जी के साथ ही मैंने भी अपने उसी सेम इंस्टीट्यूट से और हमारी एक बहुत मित्रता सूची में बहुत ही ऐसे प्रतिभावान जो है साथी का साथ मिला। तो आपका स्वागत है सतपाल जी। आज की वेबिनार जो है धान के बुआई के विभिन्न तरीके को आप जो है आज संचालित करेंगे। बहुत बहुत स्वागत।
धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुजन डॉक्टर आदरणीय प्यासी सर को सादर प्रणाम करता हूं और सभी वैज्ञानिकों को मैं सादर नमस्कार करता हूं और हमारे अन्नदाता किसान भाइयों को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत कुछ अभी इंट्रोडक्शन अपना कुछ नहीं देना चाहूंगा क्योंकि सब शुभम कुलश्रेष्ठ ने सब कुछ बता दिया है। मैं अपने टॉपिक पे आना चाहता हूं। आज का जो टॉपिक दिया गया है, धान बुआई की विभिन्न तकनीक एवं प्रबंधन। यह टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि धान का फसल लेने से पहले सर्वप्रथम आपको बुआई की तकनीक पता होना चाहिए। तकनीक पता होना मतलब साइंटिफिक मेथडोलॉजी, वैज्ञानिक तकनीकी सिखाने के लिए यह प्लेटफॉर्म दिया गया है और किसानों के साथ हमारा तालमेल बैठा के किसानों को हम कैसे अपने अनुभवों को कैसे साझा करें। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है किसानों के लिए और वैज्ञानिकों दोनों के लिए। मैं इसके ऑर्गेनाइजर, इसके सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अब मैं अपने टॉपिक पे आना चाहूँगा। मेरा जो मुझे जो एक टॉपिक दिया गया उस पर मैंने कुछ तैयारी की है, कुछ अनुभव है, मैं आपसे साझा करूँगा। मैं एक संक्षिप्त परिचय और प्रस्तावना के रूप में बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम आप बुआई से पहले कोई भी नर्सरी तैयार करना है, कुछ भी तैयार करना, उससे पहले सर्वप्रथम आपको बीज इंपॉर्टेंट है, सीड इंपॉर्टेंट है। आपकी उस फसल की कौन सा बीज आप चुनाव करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है। वो आपको उसके उत्पादन, उसके रख रखाव, हर जगह आपको बीज की वैरायटी ही रिस्पॉन्सिबल रहेगी। बीज की वैरायटी का चुनाव सर्वप्रथम बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीज की वैरायटी के बाद आपको कैसे नर्सरी तैयार करना है। नर्सरी में कई कई बहुत सारी विधियां हैं, पारंपरिक विधि है, वैज्ञानिक विधि है और कुछ मॉडिफाइड विधियां हैं जिसको मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। और फिर कई प्रकार के स्टेप हैं, कई चरणों में वो तैयारियां कैसे करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे कैसे आपको उसको मैं अपने अनुभव और सुझावों से आपको बताऊंगा। और बीज उपचार कैसे करना है, बीजों को कैसे लगाना है और कैसे प्रबंधन करना है एक नर्सरी बेड तैयार करके या मॉडिफाइड नर्सरी तैयार करके। मतलब विभिन्न धान की जितने प्रकार की नर्सरी तैयार की जा सकती सारी विधियों को मैं बताऊंगा। तो इस चरण में नेक्स्ट बताना चाहूंगा कि धान सबसे पहले मैं पारंपरिक जो आपका ट्रेडिशनल खेती जो आप किसान भाई करते हैं कि कैसे, मतलब उसको मैं एक दिखाना चाहूंगा पिक्चर के माध्यम से कि सर्वप्रथम आप एक क्यारी बना के, एक नर्सरी की क्यारी यहाँ बना के तैयारी करते हैं। अब उसको फिर पाटा लगा के बराबर लेबलिंग करते हैं। एक छिटकवा विधि जिसको बोलते हैं, आप उस विधि से खेती करते हैं। मैं एक आपकी तकनीक को दिखाना चाहूंगा जैसे बहुत सारे किसान करते हैं। तो अभी ये मैं दिखा रहा हूँ कि सबसे सर्वप्रथम आप हाइब्रिड लगाते हैं या ओपीवी वैरायटी या कोई वैरायटी लगाते हैं, कोई भी प्रजाति लगाते हैं धान की, उसमें दो प्रकार की वैरायटी होती है। एक संकर धान होता है, एक उन्नत धान होता है, या कोई स्थानीय या लोकल वैरायटी बोलते हैं जिसको कोई हो सकती है। वो अलग अलग वैरायटी, अलग अलग प्रजातियों का अलग अलग ब्रीडिंग में अलग अलग नर्सरी का मेथड है। तो ये है, मैं सभी मैक्सिमम अभी किसान अधिक उपज पाने के लिए हाइब्रिड धान लगाते हैं। और कुछ कुछ स्थानीय प्रजातियां उपलब्ध हैं हर स्टेट में, हर जगह। और जो कृषि विश्वविद्यालय से अनुमोदित और रिलीज वैरायटीज हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये आपको सर्वप्रथम आप जो एक तकनीक होती है नर्सरी तैयार करने से पहले बीज को भिगोना। आप अगर हाइब्रिड लगाते हैं तो या कोई भी वैरायटी लगाते हैं, हाइब्रिड के अलावा कोई प्रजाति भी लगाते हैं, तो सर्वप्रथम उसका सबसे पहले होना चाहिए कि आप उसको बीज को किसी बाल्टी, या अगर ज्यादा मात्रा में बीज है तो किसी ड्रम में भिगोएं, कम मात्रा में बीज है तो उसको बाल्टी में भिगोएं। उसको भिगोने के बाद आप देखते हैं कि बहुत सारे पोछा जो बीज होता है वह ऊपर तैरने लगता है। कुछ किसान भाई का प्रैक्टिस है कि उस पानी में नमक का घोल मिलाते हैं और उसमें फिर अंडा डालते हैं, तो देखते हैं अगर अंडा ऊपर आ गया तो फिर धान का बीज डालते हैं। तो मेरे अनुभव के अनुसार जो ये इतना लंबा प्रोसेस है उसको नमक डाल के और अंडा को टेस्ट करना ये उचित नहीं है। उससे कुछ जर्मिनेशन परसेंटेज पे भी प्रभाव पड़ जाता है।
तो मेरा जो सुझाव है, किसान भाई नमक का घोल उपयोग ना करें, सीधे बाल्टी में या ड्रम में बीज को भिगो दें और जो पोछा बीज है उसको छान के निकाल लें। और उस जो स्वस्थ बीज, जितना स्वस्थ बीज होता है वो नीचे बैठ जाता है, क्योंकि उसमें जो जीवीय गुण होता है जो नया पौधा उत्पन्न करने का, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ बीज होता है, इसलिए वह बाल्टी में नीचे बैठ जाता है। इस बाल्टी में या ड्रम में उस बीज को 12 से 13 घंटे आप उसको छांव में भिगो के रखिए, उसको फूलने दीजिए। उसके बाद उस बीज को जैसे दिखाया गया है इसमें तगाड़ी में, उसमें आपको उपचार करने के लिए मैंकोजेब और कार्बेंडाजेम 12% और मैंकोजेब 63% का उपयोग करना है। 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उसको उपचारित करना है, ट्रीटमेंट देना है। जिससे क्या होता है कि जो बीज के अंदर भी जो बीज जनित रोग होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और आपका जो पौधा है स्वस्थ होती है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह उपचार करना बहुत आवश्यक है अगर आपको अच्छी पैदावार लेनी है, अच्छा उपज प्राप्त करनी है। और इस बीज को आप एक जूट के बोरे में या किसी कपड़े से भी आप उसको, जो कॉटन टाइप के कुछ पुराने कपड़े होते हैं उसमें भी आप ढक के रख सकते हैं, बट जूट का बोरा पानी को बहुत देर तक अवशोषित करके रखता है, वह ज्यादा ही सुटेबल माना जाता है, अच्छा माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है। तो जूट के बोरे में आप उसको 24 से 36 घंटे तक, कुछ कुछ प्रजातियां होती हैं जो देर से उसमें जर्मिनेशन आता है, इसलिए रेंज रखा गया है मिनिमम 24 घंटे उसको ढक के रखना है जूट के बोरे में। और कुछ कुछ प्रजातियों में ज्यादा देर अगर आप चेक करते रहिए, 24 घंटे बाद अगर उसमें जर्मिनेशन नहीं आता है तो 2-4 घंटे, 5 घंटे, 36 घंटे तक आप रखेंगे तो अवश्य, अगर स्वस्थ बीज होगा तो उसमें अंकुरण आ जाएगा। उसके बाद अंकुरित बीज देख रहे हैं जैसा आप फोटो में कि ये एकदम उसमें मूलांकुर प्रांकुर निकलने लगता है, व्हाइट व्हाइट दिखता है, जैसे छुएंगे उसमें जैसे सफेद सफेद दिखने लगता है जर्मिनेशन होने के बाद। जब उसमें से तो सब उस स्वस्थ बीज को आप, ये आपकी कुछ ट्रेडिशनल मेथड है कि आप मतलब ऐसा आप करते हैं, बट मैंने कुछ मॉडिफाई किया है कि उसका ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट आवश्यक है, और उसको कैसे जर्मिनेट सीड को ही ब्रॉडकास्ट करना चाहिए। आपके जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि आप जो नर्सरी बेड तैयार करते हैं, नर्सरी प्लॉट तैयार करते हैं, और उसमें अंकुरित बीज को छिटकवा करके प्रसारित कर देते हैं। तो अगला आगे मैं स्टेप में बताऊंगा कि कैसे कैसे उसका बीज बनता है और क्या क्या होता है। अभी मैं सिर्फ फोटो दिखा के आपको एक अवेयर दे रहा हूँ कि आप तो ऑलरेडी खेती करते आए हैं, उसी खेती को मैं कुछ अपडेट करूंगा, कहाँ से कमियां हैं, क्या पूरा करना चाहिए, कहाँ से दिक्कतें आती हैं, उन सारी चीजों को मैं बताऊंगा। तो आपको पता ही होगा कि आप जब हर साल धान की पौध 25 से 30 दिन की हो जाने के बाद उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, रोपित करते हैं, रोपते हैं दूसरे खेत में, जहाँ पे आपका दूसरा खेत तैयार होता है, जहाँ पे आपका मेन फील्ड होता है। तो उस पौध को उखाड़ के आप वहाँ रोपाई कर देते हैं। और ये नर्सरी की पौध है, कभी कभी इसमें पीलापन आ जाता है और कभी कभी कुछ मुरझा भी जाते हैं। तो इसके लिए मैं अभी ट्रीटमेंट बताऊंगा आपको कि इसमें कैसे, कभी कभी जिंक की कमी हो जाती है, कभी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, फेरस सल्फेट की कमी हो जाती है, तो उसका स्प्रे करने से पौध फिर स्वस्थ हो जाती है। और देखिए मैं पिक्चर के माध्यम से आपको सीड सिलेक्शन से लेकर सीड प्लांटिंग तक का पिक्चर दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे ऑपरेशन होता है, जो ट्रेडिशनली होता है। आप पारंपरिक रूप से सारे किसान ऐसे ही करते हैं जो बड़े क्षेत्रफल में खेती करते हैं, जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम किसान ऐसे रोपाई करते हैं और बिजाई करते हैं। और हमारे यहाँ थरहा बोलते हैं, थरहा तैयार करना या नर्सरी तैयार करना। तो इस प्रकार ये रोपाई तक का ही आज मुझे चर्चा करना है। इसके बाद का चर्चा अन्य वैज्ञानिक गण अगले वेबिनार में, अगले चर्चा में आपको बताएंगे। तो ये मैं आपको कुछ प्रकार बताना चाहूंगा कि कितने प्रकार के नर्सरी तैयार की जा सकती है, कैसे, मतलब अभी जो वैज्ञानिक तकनीकी है, जो पारंपरिक तकनीकी है, और कितने प्रकार से आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो जो जैसा मेरा अभी जो मैंने इसके बारे में जो मेरा अनुभव है उसको मैं बताना चाहूंगा कि कुल मिला के 5 प्रकार के जो नर्सरी तैयार करते हैं, जिसको नाम दिया गया है कि
जो जल में, मतलब जो पानी में डुबो के, जैसे डूबा रहता है, पानी भरा रहता है, उसमें नर्सरी लगा के उसको वेट बेड बोलते हैं, जिसको जलयुक्त बेड, उसमें नर्सरी पौध तैयार की जाती है, जहाँ पे अत्यधिक पानी वर्षा होती है या पानी की उपलब्धता होती है, तो वहाँ पे ऐसी नर्सरी तैयार करते हैं। और दूसरा है सूखा बेड। सूखा बेड भी बहुत अच्छा नर्सरी तैयार होता है, जिसको ड्राई बेड या सूखा बेड बोलते हैं। और तीसरा है डेपोग डेपोग मेथड। ये जापान की तकनीकी है, जिसको बनाया गया था, डेवलप किया गया था किसानों के द्वारा। इसको मैं चर्चा करूंगा अगले स्लाइड में। जिसको डेपोग मैट बेड बोलते हैं, और इसी को मॉडिफाइड डेपोग बोलते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जो रोपाई करने की मशीनें आ गई हैं, जो उसको डायरेक्ट ऐसे प्लेट पे चलती है और मशीनें बुआई करती हैं। तो ये जो डोपिंग मेथड है, उसी का मॉडिफाइड रूप है, और उसी उसी का सीडलिंग यूज करके वो मशीनें अपना रोपाई करती है। मैं बताऊंगा कैसे मशीनें रोपाई करती है इस डोपिंग मेथड से बनाई हुई नर्सरी को। और एक और नर्सरी का तकनीक है, जिसको बबल्स ट्रे कहते हैं या बुलबुला ट्रे कहते हैं। इसमें गोल गोल बबल्स का, जैसे आप नर्सरी देखे होंगे जो हार्टिकल्चर या जो उद्यानिकी की नर्सरी तैयार करने का काला प्लेट टाइप का होता है, उसमें गड्ढे होते हैं। बट इसमें मॉडिफिकेशन ये रहता है कि ये बबल टाइप के होल रहते हैं। मैं आगे चर्चा करूंगा कैसे रहते हैं, वो कैसे काम करता है और कैसे उसमें नर्सरी तैयार करते हैं। अ, अभी कुछ एक कंटेंट इंग्लिश में है, इसको हिंदी करने का में थोड़ा तकलीफ हुआ, तो मैं कुछ कुछ पॉइंट्स हिंदी में लिखा हूँ यहाँ पे। तो जो वेट बेड के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो साइंटिफिक बताया गया है, जो 50 kg सीड के लिए 500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में उस बीज को प्रसारित करना है। और नर्सरी बेड जो इलेक्ट्रिक लाइट, जहाँ पे बहुत बड़ी लाइट जाती है, वहां पे इसका चुनाव नहीं करना चाहिए। खेत का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है नर्सरी तैयार करने के लिए, जिसमें पर्याप्त व्यवस्था में सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, निकास की व्यवस्था होना चाहिए, और फर्टाइल भूमि होनी चाहिए, उर्वरा भूमि होनी चाहिए। तो आपको नर्सरी अगर अच्छी होगी तो आपकी पौध अच्छी होगी, पौध अच्छी होगी तो आपके पौधे स्वस्थ होंगे और उपज बहुत अच्छी मिलेगी। इसलिए आपको नर्सरी तैयार करने के लिए बहुत सावधानी बरतना है और अच्छे से नर्सरी तैयार करना है। तो सर्वप्रथम है इसमें रोपाई के सबसे पहले आपको सिलेक्शन ऑफ द फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फील्ड का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रोपाई से 2 सप्ताह पहले से ही तैयारी कर देनी चाहिए नर्सरी बेड तैयार करने के लिए और नर्सरी की पौध तैयार करने के लिए। उसके बाद आपको इसी का अगला है वेट। जो वेट मतलब सिंचाई पानी युक्त वाली नर्सरी, उसके बारे में बता रहा हूँ। जो पहला जो मेरा टाइप्स ऑफ द बेड था, टाइप्स ऑफ द नर्सरी, जिसमें बोल रहे थे कि जलयुक्त जो नर्सरी थी, उसमें आवश्यकता अनुसार जैविक उर्वरक का भी उपयोग कर सकते हैं, रासायनिक उर्वरक का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आपके पास उपलब्धता हो। और समतल भूमि में सिंचाई करके ही नर्सरी तैयार करें, क्योंकि ऊंची नीची भूमि रहेगी तो पानी क्या जमा हो जाता है, तो वहां पे बीज सड़ने लगते हैं, जिससे आपका जो पौध है, धान की पौध खराब हो जाती है, अच्छी नहीं होती है। इसलिए समतल भूमि पे ही आप खेत का चुनाव करें, नर्सरी बेड बनाए या नर्सरी तैयार करें। और जो नर्सरी अभी सबसे वैज्ञानिक तकनीकी है, अगर आप नर्सरी बेड पे आप पौध लगाते हैं तो पौध उखाड़ने में भी आसानी होती है, और पौध में पानी का निकास करने में आसानी होती है, और सिंचाई करने में भी आसानी हो जाती है। तो कहीं ऊंची नीची भूमि में अगर बेड बना के भी करते हैं तो आपको समतल भूमि का भी दिक्कत नहीं होता है। इसलिए हमेशा जो वैज्ञानिक रिकमेंडेशन है कि 1 से लेकर 1.5 मीटर जो चौड़ा का बेड होना चाहिए, चौड़ा बेड होना चाहिए, और 4 से 5 सेंटीमीटर ऊंचा बेड होना चाहिए नीचे से। जो आप बेड बनाते हैं, सीड बेड बनाते हैं, नर्सरी बेड बनाते हैं, जो ये रिकमेंडेड है। और आपको जैसा मैं पिछले पिक्चर में दिखाया हूँ कि नर्सरी डालने से पहले आपको भिगोना है और उसको प्राइमिंग करना है। मतलब उसको, उसमें प्राइमिंग का मतलब ये होता है कि उसमें अंकुरण आना चाहिए। अंकुरित पहले से आ जाएगा, तो जैसे ये मिट्टी में जाएगा तो तुरंत बीज में सीडलिंग आ जाएगी और अच्छी पौध होगी। विदाउट जर्मिनेटेड सीड, विदाउट अंकुरित सीड को, बिना अंकुरित सीड को अगर आप डालते हैं तो उसमें कुछ मिट्टी के नीचे दब के उसमें अंकुरण नहीं आ पाता है। इसलिए आपको सीड ट्रीटमेंट करते हुए अंकुरित बीज को ही सीड बेड पे डालना है, या आप कोई प्लॉट बना के डाल रहे हैं उसमें डालना है।
जैसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको 20 से फर्टिलाइजर कितना देना है, और जैसे मैंने बोला है पहले स्लाइड में कि ऑर्गेनिक मतलब जैविक और अजैविक दोनों तरीके से आप उसमें उपयोग कर सकते हैं। तो आप उसमें 20 से 40 किलोग्राम यूरिया और डीएपी पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से दे सकते हैं। जैसा मैं एक 20 केजी सीड 250 स्क्वायर फीट 1 एकड़ के लिए उपयुक्त होता है। 1 एकड़ खेत में अगर आपको धान लगाना है तो उसके लिए आपको 250 स्क्वायर फीट का नर्सरी बेड तैयार करना है, जिसमें आपको 20 अगर आप लोकल ओपीवी वैरायटी अगर कोई उन्नत प्रजाति लगा रहे हैं तो उसका जो बीज का जो दर होगा वो 20 किलोग्राम होगा। अगर हाइब्रिड लगा रहे हैं तो उसमें 6 किलोग्राम बीज का उपयोग करना है, जिसमें अगर नर्सरी जब तैयार होगी तो आपको 1.5 किलोग्राम यूरिया 250 स्क्वायर फीट के लिए, 4 किलोग्राम एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट और 600 ग्राम 33% का जिंक डालना है, जिससे कि आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट और स्वस्थ पौध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप जैविक करते हैं तो आप 10 किलोग्राम गोबर की खाद दे के 250 स्क्वायर फीट की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पे आप पेस्टिसाइड बाद में डाल सकते हैं, उसकी चर्चा मैं आगे स्लाइड में करूंगा। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, जैसा मैं दिखाया था कि ये जल युक्त नर्सरी है, जैसा फ्लडेड नर्सरी है, इस ये एक प्रकार है। फिर कभी कभी हमारे यहाँ जो धान की पौध जब हम समर पैडी लेते हैं तो उस समय कभी कभी जब नर्सरी डालते हैं तो ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो चिलिंग इफेक्ट को मतलब ठंडी को प्रभाव को कम करने के लिए हम एक प्लास्टिक के शीट से ढक देते हैं। मैं आपके सूचना के लिए, आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, जबकि अभी इस खरीफ सीजन के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अब सूखे बेड के लिए मैं चर्चा करूंगा। सूखे बेड में आपको 50 केजी सीड 500 स्क्वायर मीटर के एरिया में लेना है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए, जो मेन फील्ड आपका हो 1 हेक्टेयर खेत के लिए आपको 500 स्क्वायर मीटर का नर्सरी एरिया लेना है, जिसमें 50 केजी सीड यूज करना है। अगर आपका छोटा खेत है इसी अनुसार, इसी अनुपात में आप कम कर सकते हैं। और जो सीड बेड में जहाँ पे बनाएंगे आप नर्सरी का, जहाँ पौध होगी वहाँ पे वो सिंचाई की व्यवस्था वैसे होनी चाहिए। उसको सिंचाई की व्यवस्था और निकास की व्यवस्था दोनों होनी चाहिए, और 2 सप्ताह पहले उसका तैयारी कर लेना चाहिए। और ड्राई बेड में सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसा मैं सीड प्राइमिंग की मतलब अंकुरण की बात कर रहा था, जो शुद्ध क्लीन सीड मतलब आप जब बीज ले जाते हैं, अगर स्वयं का बीज है तो अच्छे से उसको सफाई कर लें। अगर बाजार से लिए हैं, उन्नत बीज लिए हैं, फिर भी उसको अच्छे से चेक कर लें कि वह शुद्ध है कि नहीं है। उसके बाद ही उसमें उसको भिगोने से पहले उसको एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए। अगर कोई लोकल आपका खुद का बीज है या कहीं से मिला हुआ बीज, कहीं स्थानीय आपके मित्र या दोस्त से मिला हुआ है, तो उसको अच्छे सफाई करके ही उस बीज उपचार करना चाहिए। और ड्राई बेड में क्या होता है कि आपको पानी का सोर्स आपको 1 दिन के अंतराल में हमेशा देना पड़ता है। आपको अगर तीसरे दिन आपका जो नर्सरी बेड है वो 3 दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 दिन तक आपको उसका बहुत ही केयर करना, जैसे आप छोटे बच्चे का केयर करते हैं, जब जन्मजात शिशु होता है तो उसको आप कितना केयर करते हैं, बहुत ही खिलाने पिलाने से लेकर हर चीज में। उसी तरह जो आपकी जो पौध है वो एक छोटा बच्चा है, उसको बहुत ही केयर करना पड़ता है। कम से कम 3 दिन आपको बहुत ही उसका ध्यान देना है। आपको शाम को पानी उसमें भरना है और सुबह उसका निकासी कर देना है। इसी तरह आपको कंटिन्यू 3 दिन करना है। जैसे ही आपको 3 से 4 दिन तक आप ऐसे करते रहेंगे तो आपकी पौध हरी दिखने लगेगी। जैसे सूखा बेड में दिखा रहा है कि इसमें निकासी का भी चैनल बना हुआ है और इरिगेशन के, तो आपको शाम को इरिगेशन देना है, सुबह पानी निकाल देना है, और कहीं भी पानी का जमाव नहीं होना चाहिए जिससे पौध पे असर पड़े। और मैं अभी आप पारंपरिक विधि या आप बेड मेथड की बात कर रहे थे, जिसकी हम अगला स्टेप जो है डेपोक मेथड, अभी जो बहुत पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ लेबर बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। लॉकडाउन में तो और भी प्रॉब्लम हुई है कई किसानों को,
लेबर की। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि मशीन तकनीकी बहुत ही आवश्यक है किसानों के लिए। जो बड़े लेवल पे काम करते हैं उनके लिए तो बहुत ही आवश्यक है, बट छोटे लेवल के किसान जो खुद से खेती करते हैं या कुछ लेबरों से, कुछ श्रमिकों से काम हो जाता है, तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन बड़े लेवल पे जो खेती करते हैं उनके लिए मशीन बहुत ही उपयुक्त है। इसमें क्या है, बहुत कम लेबर की जरूरत पड़ती है, और ट्रांसपोर्टेशन या मैट या सीडलिंग ये सब का मैनेजमेंट में बहुत ही आसानी हो जाती है, और आपको अच्छा कम खर्चे में आपका प्लांटिंग हो जाता है। इसलिए इस डेपोक मेथड को प्रेफर किया जाता है आजकल। और डेपोक मैट अभी मैं बताऊंगा कि वो मैट कैसे बनाते हैं और कैसे कैसे वो सीडलिंग तैयार करते हैं, मैं आगे स्लाइड में चर्चा करूंगा। यह जो, जैसा मैं बताया हूँ पहले भी, जितनी नर्सरी की तकनीकी थी उसमें आपको वाटर सोर्स, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, और आपके हाउस मतलब घर के आस नियर होना चाहिए, कि आपका खेत अगर कहीं दूर भी है तो कहीं आसपास के जो सबसे नियरेस्ट, सबसे जो नजदीक का खेत है वहीं पे आप नर्सरी डालें, जिससे आप उसका देख रेख आसानी से कर सकें। और इसमें जो अभी मैं बताऊंगा फोटो के माध्यम से कैसे उसकी तैयारी करते हैं, प्लास्टिक सीट बिछा के ब्लॉक ब्लॉक बना के उसमें बीज डालते हैं, और कैसे वो तैयार होता है, आगे मैं फोटो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। और उसमें जैसे मैं पहले भी बताया हूँ कि जैविक और रासायनिक उर्वरकों का भी आपके आवश्यकता अनुसार उसमें उपयोग कर सकते हैं। यह एक साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से जो बताया गया है कि 60 से 75, 60 से 75 मीटर स्क्वायर जगह में 40 से 50 केजी सीड आप नर्सरी डाल सकते हैं डेपोक मेथड के लिए। और जो उसमें जो जर्मिनेटेड सीड है, जो पहले से जर्मिनेटेड सीड है, वो 1.5 मीटर स्क्वायर के लिए 1 केजी पर्याप्त है, क्योंकि इसमें बहुत डेंस सीडलिंग होती है, मतलब बहुत घनी सीडलिंग होती है, पास पास होती है। आप लोगों ने कई मशीनों से प्लांटिंग रोपाई होते हुए आपने देखा होगा कि कैसे वो बहुत जो बड़े किसान है या कभी मेला में या संगोष्ठी में गए होंगे, जो किसान उस मशीन को देखे होंगे, मैं दिखाऊंगा कैसे काम करता है। इसके लिए आपको हमेशा नर्सरी को बहुत केयर करना पड़ता है, क्योंकि यह बहुत ही डेंस मतलब घनी होती है। कम एरिया में ज्यादा बीज को रखा जाता है, और उसको ब्लॉक में, जिसमें उसे स्प्रिंकलर की व्यवस्था होनी चाहिए अगर अच्छे पौध तैयार करना चाहिए। स्प्रिंकलर का मतलब आपको हजार, अगर कम बेड है तो आप हजारे से या अदर बाल्टी से भी पानी दे सकते हैं, लेकिन फ्लड नहीं करना है इस केस में। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको हैवी रेन से बचाना है 5 दिन तक डेट ऑफ सोइंग से, और सीडलिंग 8 से 15 दिन में तैयार हो जाती है। यह आपको कोई किसान भाई श्री पद्धति से भी लगाते होंगे या कहीं उसका ट्रेनिंग लिया होगा, तो उसमें भी जो पौध होती है 8 से 15 दिन में तैयार हो जाती है। और अभी यहाँ मैं डेपोक मेथड की चर्चा कर रहा हूँ, तो अभी मैं डेपोक मेथड के बारे में बताऊंगा कि कैसे उस सीडलिंग को आप रोल आउट करके कैसे लपेट के, जैसे लपेटते कपड़े को ना, वैसे सीडलिंग, वैसे पौध को लपेट देते हैं, और उसको आसानी से आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं फील्ड में डेपोक नर्सरी है। डेपोक नर्सरी एक प्लास्टिक सीट बिछा के उसके ऊपर मिट्टी की 2-3 परतें होती हैं, और उसमें उर्वरक और गोबर की खाद, कई मिट्टी और सिल्ट मिला के उसको तैयार करते हैं। मैं आगे चर्चा करूंगा। अभी ये डेपोक नर्सरी है, और डेपोक नर्सरी को आप जैसे देखते हैं कि आप घरों में चना भिगोते होंगे या कोई स्प्राउटिंग या मूंग भिगोते हैं, तो जब स्प्राउटिंग होती है तो एक दूसरे से चिपक जाते हैं जो उसके रूट्स होते हैं। उसी तरह ये जब प्लास्टिक पे नर्सरी डालते हैं तो ऐसे जो रूट आपस में चिपक जाती हैं, और आसानी से, और प्लास्टिक की सीट होने से आसानी से वो उखड़ जाती है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं किसान कैसे उसको उखाड़ पा रहा है। और आप पारंपरिक विधि से जो प्लॉट में नर्सरी डालते हैं तो क्या होता है कि कहीं मिट्टी ज्यादा ढकी होती है या मिट्टी का टेक्सचर की वजह से वो आसानी से पौध ऊपर नहीं आ पाती है। बट इसमें ऐसा देख रहे हैं कि जो डेपोक नर्सरी होती है वो आसानी से उखड़ जाती है, या एक ब्लॉक ब्लॉक में बन जाता है। मतलब एक, अभी मैं फोटो में दिखाऊंगा कैसे वो उखड़ती है। ये मॉडिफाइड इसमें किया, कुछ परिवर्तन किया गया है। मैं उसका चर्चा करूंगा कि कैसे उसमें परिवर्तन करके और अच्छी नर्सरी तैयार करते हैं, जो डेपोक मेथड की नर्सरी होती है, जिसमें 4 सेंटीमीटर लेयर तक का सॉयल मिक्सचर मिलाते रहते हैं, और 1 हेक्टेयर के लिए 100 मीटर स्क्वायर
की नर्सरी पर्याप्त हो जाती है। तो ये इसको इजी ट्रांसप्लांट उसको आपको नर्सरी खेत से मुख्य खेत तक ले जाने में भी आसानी होती है, क्योंकि वो आसानी से कपड़े की तरह फोल्ड हो जाती है, क्योंकि उसमें नर्सरी टूटने या नुकसान होने का समस्या नहीं होता है। मॉडिफाइड नर्सरी में जो सॉयल जो मिट्टी होती है वो 70 से 80% होती है। जो मैन्योर गोबर की खाद या केचुआ खाद या जो भी आपका बायो फर्टिलाइजर है, जैविक खाद है, वो 15 से 20%। और उसमें धान का भूसा मिला देते हैं, जो हस्क होता है ना उसका छिलका, 5 से 10%। तो क्या हो उसमें पोरेशन मतलब उसमें मिट्टी में बन जाता है, जिससे आसानी से पौधा निकल जाती है और उसमें जमाव भी होता है। और डीएपी पाउडर डीएपी मिलाते हैं उसमें, मतलब पिसा हुआ पाउडर बना के, जो 1.5 किलो पर 100 स्क्वायर मीटर के हिसाब से डालते हैं। यह मॉडिफिकेशन है उसमें डेपोक में, जिससे और अच्छी पौध प्राप्त हो जाती है। ये तरीका है जो पिक्चर में दिखाया गया है कि कैसे मिट्टी को और गोबर की खाद या बायो फर्टिलाइजर को फर्टिलाइजर मिक्सचर के साथ मिलाते हैं। और इंटीग्रेटेड खास मैनेजमेंट के लिए इसमें आपको 100 मीटर स्क्वायर नर्सरी 1 हेक्टेयर के लिए तैयार करते हैं। और वो 10 से 20 मीटर लॉन्ग प्लॉट्स एक प्लास्टिक सीट बनाते हैं। अभी मैं बताऊंगा प्लास्टिक सीट हमेशा 1.5 से 2 मीटर चौड़ी होती है, और लेंथ के हिसाब से आप 10 से 20 मीटर भी रख सकते हैं। और लकड़ी का फ्रेम उसके दोनों किनारों पे लगाते हैं, जिससे उसकी पौध या उसका मिट्टी का जो बेड है वो टूटता नहीं है। ये देख रहे हैं एक वुडन फ्रेम बनाया गया है। वुडन फ्रेम आप अगर एक बार बना लें तो आपको अगले सीजन या 4 से 5 सालों तक आसानी से इसमें आप नर्सरी पौध उगा सकते हैं। बहुत ही उपयुक्त है डेपोक मेथड के लिए। तो जैसा आप मैं बता रहा था, जो रुपाई की जो मशीन होती है उसमें एक सीमित चौड़ाई या लंबाई का सांचा होता है, खाका होता है। उसी लंबाई चौड़ाई के सांचे का हिसाब से लकड़ी के वुडन के बनाए गए हैं, जैसे देख रहे हैं पिक्चर में आप। इसमें आपको मिट्टी का अनुपात जैसा मैं बताया हूँ उसे मिलाना है, उर्वरक का अनुपात मिला के ये जैसा एक किसान उस मिट्टी को भर रहा है पूरे ब्लॉक ब्लॉक में। और जैसा देख रहे हैं कि इसमें पूरा अनुपात में मिट्टी, उर्वरक और पाउडर डीएपी मिला के उस ब्लॉक में भरते हैं, और पोलराइज्ड मिट्टी को उपयोग करते हैं। और इसमें 9 से 12 किलोग्राम सीड अगर आप यूज करते हैं अच्छी क्वालिटी का, तो ये 20 जो अभी मैं पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी बात करूंगा, क्योंकि जो श्री पद्धति में भी पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी को मेंटेन करने से उपज क्षमता, आप तो सब कहीं अगर ट्रेनिंग में गए होंगे या देखा लगाया होगा तो खुद देखेंगे कि उपज क्षमता बढ़ जाती है। क्योंकि पौधे को अगर दूरी मेंटेन करते हैं तो आप उसको सही मात्रा में हवा और उर्वरक सब कुछ सूक्ष्म तत्व सूक्ष्म सभी पूरी तरह से मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है उसकी उपज क्षमता बढ़ जाती है। और ब्रॉडकास्ट कर देने से कोई पौधा पास पास हो जाता है, कोई पौधा दूर हो जाता है, तो उसका प्रॉपर स्पेस मेंटेन नहीं हो पाता, उसका जो पौध से पौधा और पंक्ति से पंक्ति की दूरी मेंटेन नहीं होता है। तो इसके हिसाब से डेपोक मेथड में यह रिकमेंडेशन है कि 18 से 25 किलोग्राम सीड इस स्पेसिंग में करते हैं तो अच्छी उपज प्राप्त होती है। ये जैसा मैं पहले दिखाया फोटो में कि जर्मिनेटेड सीड जो अंकुरित बीज है वो मिट्टी भरने के बाद उसमें डालते हैं। ये जैसा किसान कर रहा है, ये ऐसे फैला देते हैं और उसको फिर से उसी सॉयल मिक्सचर जो मिक्सचर पहले बना था उसी मिक्सचर से ऊपर से ढक देते हैं। और इसमें उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि उसमें 2 से 3 दिन, जैसे मैं बताया हूँ कि बहुत ही केयर करने की आवश्यकता होती है कि अगर बारिश बहुत तेज होने वाली हो या तो पहले से आप उसको केयर करें कि प्लास्टिक की सीट उसके ऊपर डाल दें, जिससे अधिक हैवी रेन हो, तेज बारिश हो तो उसमें सीड बिखरे ना। इसलिए आपको बहुत केयर करना है 3 से 5 दिन तक।
और कंटिन्यू उसको 15 दिन तक पानी देते रहना है, उसके नमी को बनाए रखने के लिए। जैसा ही आप, मैं बोल रहा था कि अगर सीड बेड बनाते हैं आप 10 मीटर लंबा और 1 से 1.5 मीटर चौड़ा, तो उसके लिए आपको अगर कम आपका छोटी खेत जोत है तो आप 1 से 2 बेड में बना सकते हैं। बड़ी जोत के लिए आप जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा आप नंबर ऑफ बेड्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। और स्प्रिंकलर से दे रहे हैं आप, नाली में भी पानी की सहायता से उसको किनारे किनारे पानी दे सकते हैं। और जैसे आप नर्सरी बेड आप जैसे आपका वो तैयार हो जाता है, पौध बिजाई करने के बाद जैसे बीज डाल देते हैं, मिट्टी से ढक देते हैं और पानी स्प्रिंकलर से दे देते हैं, या और दूसरे स्प्रिंकलर मेथड से पानी देने के बाद आप इस फ्रेम को, लकड़ी का जो बना है फ्रेम, इसको निकाल लेते हैं। और इस प्रकार से यह अलग अलग पैचेज में, अलग अलग दिख रहे हैं ब्लॉक में, यह दिख रहा है कि अलग अलग ब्लॉक में यह दिखने लगता है। और इसको ऐसे पानी, ये तो किसान दिखाने के लिए है कि ये कि पानी देते हैं हजारे से, बट आप इसको नालियों के माध्यम से पानी भर के भी नमी मेंटेन कर सकते हैं, उसको उपयुक्त नमी दे सकते हैं। और 5 दिन तक 5 दिन का नर्सरी है ये, ऐसे सीडलिंग दिखने लगता है और प्रॉपर 7 से 8 दिन में पूरा भर जाता है पूरी तरह से। ऐसे ऐसे देख रहे हैं एरोबिक और फ्लडेड के बारे में बात कर रहे थे। जैसा मैं पानी की चर्चा कर रहा था कि पानी वाली नर्सरी या सूखी नर्सरी, तो दोनों कंडीशन में नर्सरी अच्छी मिलती है। लेकिन जैसा धान धान आपको पता होगा कि पानी के लिए बहुत प्रिफर्ड फसल है, बहुत उपयुक्त फसल है। अगर पानी ज्यादा रहता है, अगर आप उसको प्रॉपर मेंटेन करते हैं तो वहां पे ज्यादा अच्छा पैदावार होती है, अच्छी पौध दिखती है। जैसा आप देख रहे हैं कि जो फ्लडेड पानी भरा हुआ पौध और सूखे पौध में, दोनों में अंतर है। धान में बहुत पानी अत्यधिक मात्रा में लगता है, पानी कम की व्यवस्था है, तो वहां पे सूखा बेड में भी आप तैयार कर सकते हैं। और उसको बस नमी मेंटेन करते रहेंगे तो आपकी पौध बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। ये जैसा दिख रहा है कि 6 से 7 दिन की सीडलिंग हो गई है और 1 सेंटीमीटर वाटर आपको अगल बगल भर के रखना है। शाम को भरना है, सुबह निकाल देना है। इससे क्या है कि दिन में टेम्परेचर बढ़ जाता है और उस उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपको ड्रेनेज बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए नर्सरी को तैयार करने के लिए आपको सिंचाई और निकासी दोनों की व्यवस्था उपयुक्त होनी चाहिए। ये कुछ ऑप्शनल कुछ कंटेंट है कि इसको करने से आपको कितने मात्रा में स्पेसिमेन उसको देना है। और यह 0.5% यूरिया के सोल्यूशन को बुआई के 9वें दिन से 10वें दिन में देना है। जैसे ये हजारे से स्प्रे कर रहे हैं, आपको जो 15 लीटर की टंकी आती है दवाई स्प्रे करने वाली, उसमें आप 0.5% यूरिया का सोल्यूशन बना के उसको स्प्रे करेंगे तो आपका जो पौध है और मजबूत और स्वस्थ हो जाएगी। तो उसमें आपको अच्छा पौध प्राप्त हो जाएगी। जैसे देख रहे हैं कि ये 15 दिन का सीडलिंग है और ये, जैसे मैं बोल रहा था ना कि कैसे उसको उखाड़ते हैं, वैसे किसान इसको उखाड़ रहा है। 15 से 20 दिन में तैयार हो जाती है। और ये देख किसान कैसे हाथ में लेके उसका रुपाई, ये क्या है कि ये डेपोक मेथड अभी की मशीन के लिए बहुत उपयुक्त है, बट आप रुपाई के लिए भी इस प्रकार का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि रुपाई करने में आपको उखाड़ने और उसको एक खेत से दूसरे खेत ले जाने में दिक्कत होती है। तो इस प्रकार आप इसको रुपाई के लिए भी इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। हाथ से जो रुपाई करते हैं, जिसको मैनुअल रुपाई कहते हैं। ब्रॉडकास्टिंग की बात, ब्रॉडकास्ट जो छिड़कवा विधि की बात कर रहे थे हम, कि जो डायरेक्ट छिड़कवा कर देते हैं, इसको डायरेक्ट सीडेड ही बोलते हैं। तो उसके लिए रिकमेंडेशन है कि जो 12 से 15 दिन की जो सीडलिंग है, जो बीज है, जो पौध है, उसको एक जो 250 मीटर स्क्वायर एरिया को 1 हेक्टेयर के रिकमेंड किया गया है। और लो लैंड के लिए जो 75 सेंटीमीटर वाइड होना चाहिए, 9 से 12 सेंटीमीटर हाई सीड बेड होना चाहिए। अगर पानी ज्यादा है तो आपको जो बेड की ऊंचाई
ज़्यादा रखनी पड़ेगी, जिससे आपकी पौध पानी के जमाव से बची रहे, सड़े नहीं, स्वस्थ प्राप्त हो। अपलैंड लोलैंड दोनों कंडीशन में आपको डिफरेंट डिफरेंट उसको करेक्ट उसको केयर करना है, ध्यान देना है। जैसा मैं प्लास्टिक बबल की बात कर रहा था, आपने देखा होगा जो आजकल पैकिंग मटेरियल आता है, आप कहीं खरीदते होंगे तो रैपर होता है, उसमें बबल्स टाइप के गोल गोल बुलबुले रहते हैं जो दबाने पर आवाज करते हैं, बट यह उसी प्रकार का दिख रहा है। ये बबल्स में एक गोलाकार स्पेस है। इसमें सबसे बड़ा इसका इम्पोर्टेंस ये है कि बराबर मात्रा में इक्वल क्वांटिटी ऑफ सीड इसमें फैल जाता है, क्योंकि इतना चिकना होता है कि ज्यादा सीड एक जगह इकट्ठा हो ही नहीं सकता। यह बबल सीड को आप नर्सरी बेड के ऊपर रख दीजिए और इसमें मिट्टी, हल्का सा मिट्टी डाल के, और सीड इसमें सीड का जो जर्मिटेड सीड है उसको फैला दीजिए। और एक अभी मैं अगले पिक्चर में दिखा रहा हूँ कि कैसे किसान उस बबल सीड को फैलाते हैं और उसमें नर्सरी डालते हैं। जैसे मैं बबल सीड सबसे इम्पोर्टेंट है कि यह साउथ में, दक्षिणी भारत में इसका उपयोग ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत धान की पैदावार ज्यादा होती है। इसको अपने यहाँ उपयोग में नहीं लाया जाता क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, और सीड को खरीदना, लगाना और उसमें इस तरह तैयारी करना। और एक किसान कैसे, देखिए जैसे मैं बता रहा था नर्सरी तैयार करते हैं उद्यानिकी वाले, वैसे इसको वो कोकोपीट डाल के और उसमें बीज डाल के वो नर्सरी तैयार कर रहे हैं। ये जैसे सीड बबल्स की बात कर रहा था, जो बबल्स ट्रे में जो ब्लॉकेज, जो गड्ढे होते हैं ना, उसमें यह नर्सरी सेपरेट अलग हो जाती है। जैसे देखते हैं ना, जैसे चॉकलेट आता है ना, वो ऐसा टाइप का ये अलग अलग हो गया है। इसको ऐसे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं फील्ड में, ट्रांसप्लांटेड फील्ड में, या डायरेक्ट प्लांटिंग कर देते हैं, रोपाई कर देते हैं। तो इससे वह प्रॉपर स्पेस पे प्लांटिंग हो जाती है और सीडिंग तैयार होती है। डिफरेंट कंपेरिजन है कि वेट सीड में, ड्राई सीड में और डेपोक में, मॉडिफाइड में, बबल में कितना यील्ड का वेरिएशन है, और कितना कितना सीड रेट लगता है, और कितना नर्सरी एरिया लगती है पर हेक्टेयर के हिसाब से। तो वेट वेट बेड के लिए 400 से 500 मीटर स्क्वायर नर्सरी एरिया होनी चाहिए, और सीड रेट 50 केजी पर हेक्टेयर के लिए। ड्राई सूखा बेड के लिए 500 स्क्वायर मीटर एरिया होना चाहिए, और 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से सीड का उपयोग कर सकते हैं। डेपोक में 60 से 75 मीटर स्क्वायर ही एरिया लगता है। मैट की बात कर रहा था मैं, और 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से उसमें बीज उपयोग करते हैं। मॉडिफाइड मैट में 100 मीटर स्क्वायर एरिया बढ़ा देते हैं, और उसमें 9 से 25 किलोग्राम सीड ही उपयोग करते हैं पर हेक्टेयर के हिसाब से। बबल में 250 स्क्वायर मीटर के एरिया रहता है, और उसमें सीड रेट 15 से 20 किलोग्राम उपयोग करते हैं पर हेक्टेयर के हिसाब से। और ऑप्टिमम सीडलिंग एज जो होती है, सबसे कम बबल्स का होता है और मैक्सिमम वेट का होता है, 20 से 25 दिन के बाद ही रोपाई करते हैं। और जो मैं डेपोक की बात कर रहा था, जो डेपोक में सबसे कम 8 से 15 दिन में ही सीडलिंग तैयार कर लेते हैं रोपाई के लिए। ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए जो सबसे फैक्टर है, जो उसे कारक है, जो अलग अलग है, कि जो सेलो ट्रांसप्लांटिंग के लिए और जो प्लांट टू प्लांट स्पेस की बात कर रहा था मैं, तो हमारे यहाँ रिकमेंडेशन है कि जो किसान भाइयों के लिए 20 से 20 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति दूरी, और पौध से पौध की दूरी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए अच्छी धान की उपज पैदावार लेने के लिए। आपको पता होगा हाइब्रिड का जो बीज बहुत ही महंगा होता है, किसान भाई उसको खरीदते हैं। अगर उसमें स्पेस मेंटेन नहीं करेंगे, उसमें पौध से पौध की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी मेंटेन नहीं करेंगे, तो उसमें उपज में उसमें अंतर आ जाता है, और उसकी उपज क्षमता प्रभावित हो जाती है। इसीलिए उसमें 1 से 2 अभी हाइब्रिड में, जो संकर धान में जो रिकमेंडेशन है कि एक ही पौधा लगाते हैं एक स्थान पे, तो उसमें कई कल्ले निकल जाते हैं और अच्छी पैदावार मिलती है। ये तभी संभव है जब आप उसको पौध से पौध की दूरी और रोपाई पंक्ति से पंक्ति दूरी मेंटेन करेंगे आप, तभी आप अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं डिफरेंट स्पेसिंग में, अलग अलग स्पेस में अलग अलग पैदावार की क्षमता दिखा रहा हूँ। ड्राई सीजन में ड्राई और वेट दोनों के लिए रिकमेंडेड है।
जैसा मैं बोला हूँ कि 20 × 15 सेंटीमीटर ये हमारे यहाँ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में रिकमेंडेड है, इसमें अच्छी उपज प्राप्त होती है। मॉडिफाइड मैट नर्सरी की बात कर रहा था, जो मैं 4 पत्ती निकलने के बाद वो तैयार हो जाती है, सीडलिंग 16 से 18 सेंटीमीटर टाल हो जाता है। और यह पौध कैसे सीडलिंग ऐसे रख के रोपाई करते हैं, ऐसा फोटो में देख रहे हैं, 1 से 2 सीडलिंग यूज करते हैं। जो उन्नत प्रजाति है उसमें आप 1 से 2 पौध यही उपयोग करते हैं, उपयोग करेंगे तो अच्छी उपज मिलती है। ज्यादा पौध उपयोग करने से भी उपज अच्छी नहीं मिलती है, इसलिए जो संकर धान है उसमें आप एक ही पौधा यूज करें, एक ही पौध यूज करें, उपयोग करें। और अगर उन्नत प्रजाति लिए हैं तो आप उसमें से 1 से 2 या 2 से 3 तक ही उपयोग करें। और लोकल वैरायटीज का भी रिकमेंडेशन है कि आप 2 से 3 सीडलिंग, 2 से 3 ही पौधे उपयोग करें रोपाई के लिए। अब जो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, देख रहे हैं आप, ये जो रस्सी पे या लाइन पद्धति जो बोलते हैं ना, कि जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी बनाए रखने के लिए अभी हमारे यहाँ तो जो लेबर हैं, जो फार्मर है, कुछ एक्सपर्ट हैं, बिना रस्सी के माध्यम से भी एकदम पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पंक्ति से पंक्ति और पौध से पौध की दूरी मेंटेन कर देते हैं। तो इससे आप समझिए वैज्ञानिक एक इसका रिसर्च है इसके पीछे, कि अगर ये दूरी मेंटेन करते हैं तो आपको अच्छी उपज मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर आपके पास लेबर की कमी है, आप डायरेक्ट सीडेड लगाना चाहते हैं, डायरेक्ट सीड यूज करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। जैसे रुपाई कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत रुपाई करने, अगर लंबाई पंक्ति से पंक्ति दूरी, पंक्ति से पंक्ति मेंटेन करते हैं, पौध से पौध मेंटेन करते हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम भी लगता है और लेबर भी ज्यादा लगता है, तो थोड़ा डिफिकल्टीज हैं। बट अगर आप कोशिश करें तो अच्छी पैदावार लेने के लिए आप कर सकते हैं। जैसा मैं अभी बात कर रहा था कि जैसे रोपाई करने के लिए लेबर की आवश्यकता पड़ती है, बट लेबर अभी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। और इस सीजन, खरीफ सीजन में रोपाई का कार्य मानसून आने पे सभी किसानों के आवश्यकता एक साथ आ जाती है, सभी किसान एक साथ लेबर की आवश्यकता हो जाती है, जिससे लेबर की कमी हो जाती है, तो आपके जो पौध खराब होने लगती है। अगर इस स्थिति में अगर आप मशीन अगर आपके पास उपलब्ध हो, या कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से या कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये 2 प्रकार की मशीनें हैं मार्केट में, जैसे चाइनीज प्लांटर और जापानीज प्लांटर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उपलब्ध हैं। ये सीडलिंग ब्रॉडकास्ट दिखा रहे थे, और ये मशीन द्वारा उसका करते हैं। और सीडलिंग ब्रॉडकास्ट का अलग इम्पोर्टेंस है कि उसमें मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है, मशीन वो बराबर बॉल टाइप का बन जाता है और उसको फील्ड में प्लांटिंग कर देते हैं। लिमिटेशन, अभी मैं जैसे आप कुछ लोग डायरेक्ट सीडेड की बात कर रहे थे, डायरेक्ट सीडेड राइस मतलब सीधी बुआई, धान की सीधे आप मुख्य खेत में, जो खेत तैयार है उसमें छिड़कवा विधि से छिड़काव करके सीधे बुआई कर देते हैं, और उसमें रोपाई की जरूरत नहीं पड़ती है। यह अगर आप उन्नत किस्म, कुछ कुछ उन्नत किस्में हैं जिसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास लेबर की दिक्कत है, आपके पास फील्ड में प्लांट नर्सरी तैयार करने की दिक्कत है, तो आप डायरेक्ट सीडेड भी जा सकते हैं, डायरेक्ट सीडेड भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कम समय नहीं है, आपका सीजन जा रहा है, तो आप डायरेक्ट सीडेड भी, खेत को खाली ना छोड़े, डायरेक्ट सीडेड भी ब्रॉडकास्ट करके भी आप धान को लगा सकते हैं, धान की खेती कर सकते हैं। अगर कभी कभी क्या होता है कि मैकेनिकल, आजकल तो जो खेती है टोटल मशीनों पे आधारित हो गई है, तो कुछ जो छोटी जोत के मध्यम किसान हैं, वह बैल से जुताई करके अपना खेत तैयार कर लेते हैं, और मचाई करके और डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट छिड़कवा विधि से लगा देते हैं। तो इस प्रकार भी वो खेती कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग किस्में अनुशंसित है। और उसके ऑप्टिमम, उसके लिए आपको कुछ कुछ हमारे किसान भाइयों के मध्य में कुछ एक्सपर्ट होते हैं, वो ब्रॉडकास्ट करते हैं और बराबर दूरी पे ही वो बीज गिरते हैं। तो आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं कि इसको करने के लिए, यह पारंपरिक विधि है,
मैं इसको दिखाने के लिए है कि ब्रॉड डायरेक्ट सीडेड राइस को कैसे कर सकते हैं। और डायरेक्ट सीडेड राइस को आप डायरेक्ट जो सीड का बुआई करते हैं वो पंक्ति से पंक्ति भी कर सकते हैं। जैसे आप नर्सरी में प्लांटिंग करते हैं, जैसे नर्सरी में से उखाड़ने के बाद तैयार खेत में, पडल्ड खेत में, जो कीचड़ वाला खेत होता है, उसमें आप लाइन से लाइन रोपाई करते हैं, उसी तरह आप डायरेक्ट सीडेड में भी आप लाइन से लाइन बुआई कर सकते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी में एक इस पे रिसर्च भी हुआ था कि अगर आप डायरेक्ट सीडेड बीज पंक्ति से पंक्ति में मेंटेन करते हुए डालते हैं तो भी आपको अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है। अगर जिसके पास रोपाई का और लेबर की प्रॉब्लम है, वो डायरेक्ट सीडेड में अगर पंक्ति से एक रस्सी लगा के एक छोर से दूसरी छोर पे डायरेक्ट सीड भी अगर गीले खेत में डाल देते हैं तो पंक्ति साफ साफ दिखने लगती है और बराबर मेंटेन दूरी हो जाती है, तो भी उपज अच्छी मिल जाती है। यह थोड़ा सा इसमें इसके लिए ये सबसे बड़ी, जैसा मैं पहले ही बताया हूँ कि अगर आपको लेबर की प्रॉब्लम है, मशीन की प्रॉब्लम है, ट्रैक्टर की प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट सीडर में जाके आप शीघ्र ही अपना खेत में बुआई करके आप अपना धान की पैदावार ले सकते हैं। जैसा ये मैं बात कर रहा था कि कैसे ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, उसी की कुछ फोटो है। अर्ली वैरायटी, इसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि वैरायटी का जो ड्यूरेशन है वो इम्पोर्टेंट है इसके लिए। जो अर्ली वैरायटीज है, मीडियम वैरायटीज है, लेट वैरायटीज है, तो जो अभी बहुत सारी उन्नत प्रजातियां आ गई हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, या पूरे ऑल ओवर पूरे इंडिया में, ये जो सेमी डॉर्फ जिसे बोलते हैं, मध्यम बौना प्रजातियां जो धान की आ गई हैं, तो ऐसी प्रजातियों को अगर आप डायरेक्ट सीडर लगाते हैं तो अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए जहाँ भी लेबर की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जो रिकमेंडेड है कि डायरेक्ट सीडेड लगा सकते हैं। और जैसा मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो लेबल्ड सीड है, जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे तो ये दिक्कत है। अगर आप जितना आपका लेबल्ड होगा, मतलब समतल भूमि होगी, पूरी बराबर लेबल्ड होगी, तो वहाँ पे अगर कम पानी भी है तो एक बार पानी चल जाने से पूरे खेत में आसानी से फैल जाता है डायरेक्ट सीडेड प्लांटिंग के लिए। अगर आपकी ऊंची नीची भूमि है तो प्लांट रोपाई विधि ज्यादा उपयुक्त है। अगर आपको समतल भूमि है तो वहां पे आप डायरेक्ट सीडेड अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए जैसे मैं पहले बताया हूँ कि डायरेक्ट सीडेड का बेनिफिट भी है, ड्रॉबैक भी है, मतलब लाभ भी है, हानि भी है। तो उसके दिया गया है, कैलकुलेशन है। और इसके लिए जो वेट डायरेक्ट सीडिंग की बात करते हैं, ड्राई डायरेक्ट सीडिंग की बात करते हैं, मतलब जो पानी में भी डायरेक्ट सीधे बुआई कर देते हैं और गीले भूमि में भी सीधे बुआई कर देते हैं। तो अगर गीले भूमि में सीधे बुआई करते हैं, जैसे बताया हूँ कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी बनाए रखते हैं तो अच्छी उपज मिलेगी। ड्राई में अगर आप पहले बुआई कर दीजिए, ड्राई मतलब जैसे आप नर्सरी डालते हैं तो आपका खेत जो बेड होता है वो ड्राई होता है, उसी तरह आप जब ड्राई मतलब सूखा जो भूमि है उसमें आप पंक्ति से पंक्ति बना के आप बीज गिरा देते हैं, उसके बाद उसमें पानी डालते हैं तो भी अच्छी उपज मिलती है। दो प्रकार के मेथड है, गीली भूमि, सूखी भूमि में, दोनों प्रकार से आप डायरेक्ट सीडेड वैरायटी का, डायरेक्ट सीडेड आप मेथड का उपयोग कर सकते हैं। सीधी बुआई, धान की सीधी बुआई का उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो अलग अलग कांस्टेंट है, जैसा दिख रहा है कि ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं कि अगर सीधी बुआई करने, जो ब्रॉडकास्ट छिड़कवा विधि से बुआई करने के बाद पौध ऐसे दिखने लगती है। देख रहे हैं कि आप कहीं ज्यादा मात्रा में घना है, कहीं दूर दूर है। यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ा इसका यही है कि आपका बीज ज्यादा लग जाता है और आपका उपज कम होता है। इसलिए आपको कोशिश करें कि आप नर्सरी बेड तैयार करके ही रोपाई करें। अगर आपको उपयुक्त साधन आपके पास उपलब्ध है तो अपने समय और खेत को बर्बाद ना करें। इसलिए मेरा जो रिकमेंडेशन है कि आप रोपाई विधि से ही प्रयोग करें। नर्सरी बेड में अंकुरित बीज का उपयोग करके ही आप नर्सरी बेड तैयार करें, नर्सरी तैयार करके आप उसका रोपाई करें। अभी आजकल एक ड्रम सीडिंग भी आ गया। ड्रम सीडिंग मतलब एक ड्रम होता है, आप शायद सारे कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध होगा और कहीं कहीं सारे कुछ क्षेत्रों में भी किसानों के पास भी उपलब्ध होगा, जहां तक मुझे जानकारी है।
ये देख रहे हैं कि इसमें डायरेक्ट सीडेड की बात करते हैं तो अगर ड्रम में डायरेक्ट सीडेड मतलब सीधी बुआई करते हैं बीज डाल के, अगर बीज जर्मिनेटेड है, जैसा मैं पहले बताऊं फोटो में कि उसको जर्मिनेट कर लेना है 24 घंटे से 36 घंटे भिगोने के बाद जर्मिनेटेड सीड को, और उस ड्रम में अब मैं आगे बता रहा हूँ कैसे भरते हैं, कैसे बुआई करते हैं। इसमें आपको सीड रेट 60 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर के लिए उपयोग करना है, और अच्छी पौध पाने के लिए आपको स्प्राउटेड मतलब अंकुरित बीज का उपयोग करना है। और सबसे बड़ी अच्छी खासियत है कि जो ये सीड ड्रम होते हैं, सीडर होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं, मतलब 8 से 12 किलोग्राम पूरा इस सोचिए मशीन का पूरा उतना ही हल्का वजन होता है कि जैसे आप हल हाथ कंधे पे ले जाते हैं, इसको आप आसानी से कंधे पे ले जाके अपने खेत में बुआई कर सकते हैं। और ये फोटो देख रहे हैं कैसे एक डब्बे टाइप का होता है ये, इसमें बीज को अंकुरित बीज को भर देते हैं और यह सीड की बुआई करता है। आगे बता रहा हूँ, फोटो में देख रहे हैं रुपाई कर रहे हैं। तो इसमें छोटा सा वीडियो है, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये कैसे बारिश का मौसम में एक आप डायरेक्ट साथ खेती सीड शुरू ड्रम हो का जाता है उपयोग धान करना का है, रोपाई उसको का। थोड़ा सा मैं तो इसीलिए वीडियो एक के साथ माध्यम से बहुत दिखाना लेबर का चाहूंगा। जरूरत पड़ता बस है और एक ही 1 से साथ 2 में मिनट का है, गांव में मैं फिर तहलुक आगे मच जाता है। अपना तो बात इसका को वजह से लोगों का कंक्लूड पास करूंगा। लेबर का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है जब धान रोपाई का काम चलता है। नियमित बारिश और पर्याप्त बारिश ना होने का वजह से किसान सही टाइम रोप नहीं पाते हैं। तो इसके लिए साइंटिफिक मेथड में ड्रम सीडर मशीन का द्वारा खेती करना एक अभी साइंटिफिक अच्छा एक्सेप्टेबल मेथड है। तो आज इस वीडियो का दौरान हम लोग जानेंगे कि ड्रम सीडर मशीन से कैसे हम लोग धान बोएंगे और लेबर का जो देख रहे दिक्कत हैं है कैसे वो उसको कैसे हम लोग रिजल्व एक करेंगे। पूरा जो वीडियो पौध से पौध आप की देखते दूरी और रहिए, स्टेप्स बाय स्टेप्स पंक्ति देखा से गया पंक्ति है। दूरी मेंटेन करते सबसे हैं पहले इसमें। हम लोग बीज सेटिंग और बीज उपचार का बारे में जानेंगे। एसआरआई मेथड में भी सेम प्रोसेस फॉलो किया जाता है। इस प्रकार यह छोटा सा क्लिप था, उसमें और भी सारी जानकारियां थी, मैं दिखाने के लिए आपको। और एक मेथड है बेड मेथड। बेड मेथड जैसे बेड आप गन्ना बोते हैं ना, गन्ने की बुआई करते हैं, वैसे बेड पे मतलब एक उस पे ये ट्रैक्टर देख रहे हैं आप, ये बुआई करते हुए जा रहा है और इसमें बीज भी गिरते जा रहे हैं। और ये बुआई करने के बाद ये रिकमेंडेशन उन जगहों पे है जहाँ पे ऊंची नीची भूमि है, वहां के लिए ज्यादा उपयुक्त है। ये देख रहे हैं कैसे बेड पे धान की पैदावार दिख रही है, और अच्छा टेक्नोलॉजी है, बट एक टाइप ऑफ एक प्रकार का मेथड है कैसे उसका बेड पे कैसे खेती करते हैं। ये देख रहे हैं ट्रैक्टर कैसे उसका बेड बना रहा है और बुआई कर रहा है। ये जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा फ्लड की सिचुएशन होती है, जहाँ वहाँ पे ज्यादा रिकमेंडेड है मेथड है, क्योंकि पानी आसानी से निकल जाता है और ज्यादा पानी रुकता नहीं खेत में, तो वहाँ के लिए उपयुक्त है। एक कुछ कैलकुलेशन है। और मैं मशीन की बात कर रहा था, जैसे मशीन आप लोगों ने कहीं देखा ही होगा कि कैसे वो जो डेपोक मेथड से जो ब्लॉक बनाते हैं, वो कुछ पर्टिकुलर साइज के, कुछ उपयुक्त साइज के ही होते हैं, और उस पे मशीन के ऊपर रख देते हैं और यह मशीन अच्छे से रुपाई कर देता है। जो मैं बताया हूँ कि उसमें मॉडिफिकेशन कुछ परिवर्तन भी किया गया था कि जो 100 मीटर स्क्वायर में एरिया में आपको 25 से 30 किलोग्राम सीड उपयोग करना है, तो उससे आपकी पौध ज्यादा घनी हो जाती है और आपका जो डेंस घना आपको पौध मिल जाती है, ब्लॉक मिल जाते हैं। ये देख रहे हैं आपको एक चीज में छोटा सा वीडियो है कि कैसे वो तैयारी कर रहा है। Fitted with a rotavator for bottling. As the main field is getting ready, concurrently drain the water from the nursery bed just 6 to 12 hours before transplanting. निकाल लेते हैं रुपाई करने से पहले, आसानी से इसको आप Lift the mats from the bed and gently place them on the seedling box of the transplanting machine. मशीन के ऊपर ये ब्लॉक को सजा देते हैं और ये रुपाई करता है। It is essential that transplantation is done on the same day.
Now look at the unique features of VST Shakti Transplanter. It is a self-propelled riding type machine designed for simultaneous transplanting of 8 rows in a single pass. Lightweight, 4 HP diesel engine. It has a lugged wheel for field operation and inflated tires for road mobility. It is suitable to handle both mat and tray nursery. Easy to operate. Hill-to-hill spacing is variable from 10 centimeters to 23 centimeters. Row-to-row spacing is 23.8 centimeters. For best results, note carefully. The आपने nursery देखा है थोड़ा plot सा क्लिप था, एक्चुअली इंग्लिश में था, मुझे इसको हिंदी में बताना। इसमें पहले से जो मैं बोल रहा था कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौध से पौध की दूरी मेंटेन करते हैं, ऑलरेडी मशीन में सेट रहता है। ये 10 सेंटीमीटर से लेकर 35 सेंटीमीटर की दूरी को मेंटेन कर देता है, जैसा पिक्चर में दिखाया गया है, जैसे वीडियो में दिखाया गया है। तो ये कुछ हैंड मशीन भी बनाई है चाइना ने, या कुछ हमारे किसानों ने भी। हमारे यहाँ तो किसान ही वैज्ञानिक हैं। मैं तो सर्वप्रथम किसानों को अपना वैज्ञानिक, हम लोग अनुसंधान करते हैं, लेकिन किसान भी अनुसंधान करते हैं। वो कुछ कुछ नई चीजों को मॉडिफिकेशन करके अपने अनुसार मशीन बना देते हैं, तकनीकी विकसित कर देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, किसान ने एक प्रकार की हस्तचालित रोपाई मशीन बना दिया है। ये बहुत ही, या कुछ अनुसंधान कार्यों के बाद भी हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में भी ऐसी कुछ मशीनें तैयार की जा रही हैं या हुई हैं। मैं एक थोड़ा सा एक फोटो बस दिखाने के लिए इसको दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी जैसा लेबर की कमी हो रही है और हमारी जोत हमारे जो खेती में जो समय ज्यादा लग रहा है, रोपाई समय पे नहीं हो पाती, जैसे वो उपज पे प्रभावित होती है। तो इसलिए मशीनों का उपयोग करना अति आवश्यक है। मशीन का उपयोग करके आप अच्छी खेती, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और ये जैसा मैं ड्रम सीड की भी बात कर रहा था, अभी मेरा जो रिकमेंडेशन है बुआई के लिए, नर्सरी रोपाई के लिए, अगर आपको डायरेक्ट सीडेड लगाना है, सीधी बुआई करना है, तो ड्रम सीडेड का उपयोग करें। रोपाई करना है तो आप डेपोक मेथड से नर्सरी तैयार करके रोपाई करके, अगर आपके पास लेबर उपलब्ध है तो लेबर से उपयोग करके करें, या मशीन से उपयोग करना है तो मशीन का उपयोग करें। तो जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि नर्सरी उपचार से लेके और रोपाई तक का सारा चीजें, सभी तकनीकी ज्ञान और सभी सुझाव मैंने दिया है। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल जी। चैट बॉक्स से भी हम सवाल लेते रहेंगे। आज जी। का जो लेक्चर था, ये था धान की बुआई की विभिन्न तकनीकें। तो जैसा आपको पहले भी सूचना सभी श्रोताओं को दी जा चुकी हैं कि आज की जो वेबिनार थी, धान की सिर्फ नर्सरी या दूसरे तरीके लगाने तक सीमित थी। इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, कीड़े रोग, इसकी जैविक खेती और कुछ किसानों की सक्सेस स्टोरी, ये सभी और स्पेशली जो है वैरायटी के ऊपर अलग अलग लेक्चर आयोजित हैं, जो हर एक दिन के बाद किए जा रहे हैं। तो आज के जो भी सवाल होंगे आप सभी के, ये विनम्र आग्रह है कि सिर्फ और सिर्फ लगाने की तकनीक तक ही सीमित रखे जाएंगे। तो पहले आप अपना परिचय देंगे और आप में से जिनके हैंड रेज हो वो आमंत्रित हैं आपके आज के सवालों के लिए। हम ये जो सेशन है सवाल जवाब का, ये शुरू कर रहे हैं। आपके माइक ऑन किए जाते हैं। प्रकाश मालपानी जी, आपका सवाल पूछिए प्लीज, आपका परिचय और आपके सवाल जी। आदरणीय प्रकाश मालपानी जी, आप माइक ऑन सभी ऑन कर सकते हैं जिन्हें भी आपने सवाल पूछने हो, नर्सरी से या लगाने के तरीके से। हाँ जी सर। हाँ जी, सतपाल जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं प्रकाश मालपानी जबलपुर से बोल रहा हूँ। जी जी। हमारे 3-4 प्रश्न हैं साहब। पहले तो ये कि हमारी जो जमीन है ब्लैक कॉटन सॉइल है, जो कि बिल्कुल हैवी ब्लैक कॉटन है और उसमें मट्टी चिपकती है एकदम। जी जी जी। उसमें किस तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं? आपका जो सीडिंग मशीन है या ड्रम सीडर है या चाइनीज प्लांटर है, इसमें से कौन सा बेटर तरीका रहेगा करने के लिए? और मेरे पास में हैप्पी सीडर भी है, अच्छा जी जी। उसका उपयोग करके कर सकते हैं। ये पहला प्रश्न है।
जी, इसमें मेरा जो सुझाव है, हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी कुछ क्षेत्रों में काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, जैसे आप बता रहे हैं। हाँ तो जी। हम लोग इसमें डायरेक्ट सीडेड रिकमेंड करते हैं, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में क्या है, किसानों को रोपाई के लिए उपयुक्त लेबर या मशीन नहीं मिल पाता है। तो हाँ अगर जी। आपके पास जोत का आकार बड़ा है, हाँ तो जी। आप मशीन पे जा सकते हैं, मशीन भी आसानी से रोपाई कर सकती है। हाँ लेकिन जी। आपकी जो भूमि जैसा बता रहे हैं, उस भूमि के लिए सीधी बुआई जो ड्रम सीडर का उपयोग आप करके आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो ड्रम सीडर का भी उपयोग कर सकते हैं, और कर हैप्पी सकते सीडर का कर सकते हैं क्या सर? कर क्योंकि सकते हैं। लेवल लैंड लेवल नहीं है पूरी, थोड़ा आज बहुत 19-20 फर्क है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो हैप्पी सीडर के बारे में तो उतना मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप अगर डायरेक्ट सीडेड में ड्रम सीडर का उपयोग करते हैं, तो ऊंची नीची भूमि में भी आप आसानी से डायरेक्ट सीडर उपयोग, अगर प्लांटिंग करते हैं तो आप सीधे लेबर की माध्यम से आप रोपाई कर दीजिए। हाँ लेकिन जी। अगर आपकी भूमि के लिए मैं ड्रम सीडर ही उपयुक्त आपके लिए मानता हूँ। ड्रम क्योंकि सीडर आप बेटर रहेगा आपके हिसाब बेटर है, जी जी। क्योंकि आपका पानी जो आप बता रहे हैं सर वो ढलानदार है, तो सतपाल जी ऐसे स्थिति में जिसमें पानी नहीं भरता हो, कम हाँ। पानी हो पा रहा हो या ढलान रुकता नहीं हो पानी, उस स्थिति में किस में सबसे बेस्ट रहेगा पानी लगाने के जिसमें, लिए? हाँ, एक्चुअली जैसे मैं बताया हूँ कि जो सूखी भूमि वाले जो तकनीकी थी, और जो गीली भूमि वाले के लिए, तो सूखी भूमि में आप नर्सरी तैयार करें जहाँ पे पानी कमी है। वहां पे आप नर्सरी बेड तैयार करें, जैसा मैं बताया हूँ कि अंकुरित बीज का उपचार करके, पहले उपचार करके अंकुरित बीज तैयार करें, और उसका नर्सरी अच्छी पौध तैयार करें। तो वहां पे आप रोपाई विधि का उपयोग करें जहाँ पानी की कमी है। क्योंकि अगर आप सीधी बुआई में जाते हैं, तो अगर वहाँ पानी की कमी रहेगी तो आपकी पौध शायद मर भी सकती है, और कुछ कुछ वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। अगर पानी की कमी है तो आप रोपाई विधि पे जाएं, या आपको अगर ढलान है तो डायरेक्ट सीडेड भी कर सकते हैं। डायरेक्ट सीडेड अगर कुछ उन्नत प्रजातियों का उपयोग करते हैं आप, तो सीधी बुआई आप, जो मेरा रिकमेंडेशन है कि जहाँ कम पानी है, तो अगर आपको रोपाई कर रहेंगे तो आपको नर्सरी में भी पानी देना है, और मुख्य फील्ड में भी पानी देना है। तो जहाँ पानी की कमी है वहां पे आप सीधी बुआई में जा सकते हैं। जी ठीक है सर। जी दूसरा प्रश्न यह था कि ये सीड ड्रम जो आपने बताया है, जी जी। ये कहाँ पे, क्योंकि इस समय सब बंद चल रहा है, तो कहाँ पे ये अवेलेबल हो जाएगा, इसका कुछ आइडिया, और कौन अच्छा, सी कंपनी का बेटर होगा? अभी दो तीन कंपनी बना रही है, केनम करके है, बट हमारे जो, हम छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, अब छत्तीसगढ़ में जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों में, हर कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है। अब मध्य प्रदेश में मुझे भी लगता है कि आप किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करेंगे तो आपको यह डायरेक्ट सीडेड जो ड्रम है ये आपको उपलब्ध कराया जाएगा, या ठीक है जी। विश्वविद्यालय। क्योंकि अभी बहुत तेज अधिक मात्रा में प्रचलित हुआ है हमारे यहाँ, और पूरे हाँ मध्य जी। प्रदेश छत्तीसगढ़ में इसका उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि हर जगह पानी की कमी है, लेबर की कमी है, तो इसका उपयोग किया जा रहा है। अच्छा, ये जो इसको ड्रम सीडर जो आप बोल रहे हैं, जी इसको जी। जो यूज करेंगे तो पहले पडलिंग तो करनी पड़ेगी ना मट्टी में, कि नहीं करना पड़ेगी? नहीं, पडलिंग तो करना ही पड़ेगा, आप पडलिंग नहीं पडलिंग करेंगे करनी तो पड़ेगी, ठीक है, पडलिंग ठीक करना है। ही पड़ेगा, जी जी। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू, जी, धन्यवाद। थैंक जी यू। धन्यवाद सर। बालेंदु सिंह जी, आपका हैंड रेज है, आप आपके सवाल को पूछिए प्लीज। सर नमस्कार, अश्विनी सिंह चौहान उज्जैन से बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। और हम लोग उज्जैन के मुख्यतः मध्य प्रदेश मालवा के किसान हैं, और हम लोग सोयाबीन की खेती बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन जी। विगत विगत 2-3 वर्षों से सोयाबीन में बहुत ज्यादा घाटा होने के कारण हम लोग धान पे आ गए हैं। अच्छा, जी तो जी जी। मेरे कुछ सवाल थे सर कि डायरेक्ट सीड ड्रिल से जो धान लगाते हैं, जी इसमें जी कतार से कतार की दूरी जी और जी। दाने से दाने की दूरी कितनी होनी चाहिए, और प्रति एकड़ कितना बीज लगना चाहिए? हम लोग ड्राई सोइंग करते हैं, ड्राई भी जी करते हैं, और पानी गिरने के बाद भी जब सोयाबीन बोते हैं उस तरीके से बोते हैं। जी जी जी। मैं आपको सुझाव मेरा है कि आप डायरेक्ट सीडेड, मतलब आप यहाँ पानी की सुविधा पर्याप्त मात्रा में है। नहीं, ये सब बरसात के भरोसे है यहाँ तो सोयाबीन में पानी की कोई, क्योंकि जोत बहुत बड़ी है हमारे पास, जी 700-700 500-500 एकड़ के फार्म है। जी 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 जी। तो आप क्या करिए कि आप 35 से 40 किलोग्राम सीड
पर एकड़ के हिसाब से। कुछ वैरायटीज के मैं उन्नत किस्म की बात कर रहा हूँ। अगर आप हाइब्रिड में जाते हैं हम तो लगा आप, रहे हैं लास्ट ईयर से जवार 206। जी और जी जो कुछ एरिया है, क्योंकि मालवा में आने के बाद काफी सारे वैज्ञानिक भी बड़े अचंभित रहे, क्योंकि हमने पूसा 1509 लास्ट ईयर ली थी और जी जी जवार की 206 ली थी। पूसा जी 1509 कम बरसात के बाद भी वो 85 टू 90 डेज के अंदर आई है। जी जी। और 12 क्विंटल बीघा मतलब 60 क्विंटल पर हेक्टेयर तक का लास्ट ईयर उसने उत्पादन दिया है। अच्छा, जी जी जी। तो मेरा जो सुझाव है कि आप 20 से 25 किलोग्राम सीड जो आप बता रहे हैं वैरायटी, उसका उपयोग ड्रम सीडेड से करिए। क्योंकि जैसा सोयाबीन का जहां तक मैं समझता हूँ, जो मिट्टी होती है वो भी हार्ड, वहां पे बलुई दोमट है, कौन सी मिट्टी आपकी बलुआ है? बलुआ दोमट है हमारे एरिया में। जी बलुआ भी जी है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी है, नदी के किनारे की भी है, और कुछ एरियाज के अंदर पानी जल भराव होता है वो भी है। तो जल भराव वाले क्षेत्र में हमने 206 लिया था, और जहाँ जी। जल भराव नहीं है, पठारी टाइप जमीनें हैं, उसमें हमने 1509 लिया था। हाँ जी जी जी। अगर आपके पास जल भराव वाला क्षेत्र है तो वहाँ रुपाई विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। सर अगर पॉसिबल अच्छी, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जोत बहुत हाँ बड़ी है और हाँ, ड्रम तो सीडेड के आप, अंदर भी टाइम बहुत लगता है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया कवर करना पॉसिबल नहीं है। आप छिड़कवा विधि से जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ से एरिया ज्यादा है और श्रम लेबर की दिक्कत जी हो रही है, तो आप रस्सी का उपयोग करके आप पंक्ति से पंक्ति की दूरी पंक्ति से पंक्ति, समझ रहे हैं ना? एक छोर पे जी रस्सी पकड़िए, दूसरे छोर पे रस्सी पकड़िए, और जी पंक्ति से पंक्ति आप बीज गिराते चले जाइए। मतलब जो जी पंक्ति से पंक्ति की दूरी रहेगी वो 20 सेंटीमीटर रहेगी। अगर जी आप पौध से पौध की दूरी मेंटेन नहीं करते हैं, तब भी आपकी उपज, अच्छी पैदावार आपको प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि आपके यहाँ जोत बड़ी है, आपके यहाँ लेबर की प्रॉब्लम है, आप डायरेक्ट सीधे ड्रम से अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं सोचता हूँ आपको छिड़कवा विधि, छिड़कवा इन द सेंस कि जो हाथ से बुरकने वाला काम करते हैं ना, जैसे रस्सी के ऊपर बुरकते जाइए गीली मिट्टी में, पानी से पटलिंग तो करना ही पड़ेगा आपको, खेत तैयार करना पड़ेगा ट्रैक्टर से, उसका कीचड़ करके आप रस्सी लगा के पंक्ति से पंक्ति जो मेंटेन करिए आप 20 सेंटीमीटर एक से दूसरे पंक्ति से सर पंक्ति की पर दूरी। ये हमारा जो एक्सपीरियंस है ना, ये अलग ही है। मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि काफी सारे किसान इस पे सुन रहे हैं। हमने जी लास्ट ईयर पिछले 2 वर्ष से मैंने स्टार्ट किया है। हम लोग कुछ नहीं करते हैं, खेत को गेहूं की तरह तैयार कर लेते हैं, और पानी हाँ गिरने के बाद डायरेक्ट गेहूं की सीड्रिल से 9 इंच के डिस्टेंस पे दाने को डाल रहे हैं। हम लोग 17 किलो 15 किलो प्रति बीघा, मतलब एकड़ का हम लोग जा रहे हैं 30 से 35 किलो प्रति एकड़। 30-35, जी जी ठीक जी। है, तो आप उसके अंदर हम लोग सीड्रिल का भी उपयोग कर सकते हैं। अब आपके यहाँ दिक्कत तो वहां पे है गेहूं की तरह, लेकिन आपको पैदावार अच्छी चाहिए तो आपसे उसमें भी रो टू रो मेंटेन होता है, उसमें पंक्ति से पंक्ति दूरी मेंटेन होती है आप सीड्रिल से, तो आप उसका भी उपयोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप जैसा मैं अभी जो हमारे यहाँ जो रिकमेंडेशन हुआ है कि अगर ड्रम सीडर भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, आप पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी अगर बनाए रखते हैं, तो आपको अच्छी पैदावार मिलती है। तो अगर आपके यहाँ दिक्कत हो रही है, ड्रम सीडर का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सीड्रिल का उपयोग करिए। जी जी जी। और मैं सर एक और चीज पूछ रहा था आपसे कि जी इसके अंदर मैं काफी सारे वीडियो देख रहा था कि पानी भरने के बाद वो पाटा चला के स्ट्रोक देते हैं। तो मान लीजिए अगर सीड्रिल से हम ड्राई सोइंग करते हैं, तो हमारे को भी पाटा चला के स्ट्रोक देने की जरूरत है क्या उसमें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर सीड्रिल से बुआई कर रहे हैं तो पाटा की कोई जरूरत नहीं है। इवन पाटा चलाने के बाद तो उसकी जो सॉइल की परत है, जो मिट्टी की परत, वो हार्ड हो जाती है। तो जो मेरा जो अनुभव, या जो मैं अभी जो मैं जानता हूँ कि अगर आप सीड्रिल से बुआई कर रहे हैं तो पाटा गीले मतलब जो अगर पानी भरा है आपके फील्ड में, तो पाटा की कोई जरूरत नहीं है। जी जी सर, यही पूछ रहे थे। और इसके अंदर खरपतवार प्रबंधन के लिए क्या करते हैं सर? बारिंदु जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा इस जगह पे। हम जो है वो आज की वेबिनार में सिर्फ और सिर्फ ओके नर्सरी ओके ओके ओके, समझ हम गया। लोग इस सभी टॉपिक को आगे हमेशा करते रहेंगे। जी भैया, जी भैया, थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। धन्यवाद। आप में से अन्य किसी के भी जो सवाल हो, आप सिर्फ और सिर्फ नर्सरी से या आज धान लगाने की तकनीक तक सीमित रख के आगे अपना परिचय दें और फिर सवाल पूछें। स्वागत है आप सभी का। आप किसी का भी जो भी सवाल हो आज के टॉपिक से रिलेटेड, वो आप पूछ सकते हैं। नमस्ते सर, मैं अनुराग शुक्ला सर बोल रहा हूँ उमरिया जिले से सर। नमस्कार नमस्कार। जी सिंह सर, जो बताएं सर बहुत अच्छा बताएं। मैं 4 साल से सर पैडी ट्रांसप्लांटर से अपने यहाँ रोपाई करवाता हूँ सर, जी जी 28 जी एकड़ में। कुबोटा जी कंपनी की मशीन लिया हूँ सर। जी जो जी मेरी 1.5 लाख रुपया लागत लगती थी, जी वो लागत मेरी 40,000 रुपया लगती है सर अब।
अरे वाह, बहुत बहुत ही बढ़िया है पैडी ट्रांसप्लांट बेहतरीन। मशीन सर। और इसमें मैं पावर वीडर भी चलाता हूँ, कोनो वीडर भी चलाता हूँ, उपज भी मेरे को ज्यादा मिलती है सर। जी जी। और से लाइन। आप लोगों के आशीर्वाद से सर मैं राज्य स्तरीय पुरस्कृत भी हो चुका हूँ सर, इसी पैडी ट्रांसफर मशीन के चलते सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारा जो बीज का सीड लगता है सर, जी तो बहुत कम ही लगता है सर, 6 से 7 किलो प्रति एकड़ लगता है सर, चाहे वो हाँ जी। हाइब्रिड हो और चाहे अपना ये नॉर्मल वाला हो। जी जी जी, तो जी जो सही है। जानकारी मिली सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और मैं तो 4 साल से कर ही रहा हूँ सर। और हाँ। ये 10 जून से मेरी फिर से ये अगली वाली जो अपनी आएगी, तो मेरी नर्सरी फिर से अगर मेरे को मिलेगा तो मैं अपनी पूरी फोटो भेज सकता हूँ सर। जी जरूर, बहुत जरूर। अच्छा अनुराग जी। जी। आपका उत्पादन कितना आता है, और आप जो है ये हमारे सर 65 से 70 कुंटल आता है सर प्रति हेक्टेयर। हेक्टेयर होगा। जी जी जी। बहुत और बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। और जैसे सर ने अभी वो एक सर जी ने पूछा खत पर बार के लिए अपन क्या करते हैं, तो अगर हम जहाँ पावर वीडर और कोनी वीडर नहीं चला पाते सर, तो हम 2,4-D का स्प्रे कर देते हैं। हाँ ठीक है अनुराग जी। 58% आज जो आता है हाँ सर, जी, हाँ जी, तो हाँ जी, क्या होता है जो हमारी पैडी माने धान के जो बढ़वार लेती है, तो वहां पे 8 दिन के लिए बढ़वार रुक जाती है, उससे कल्ले ज्यादा निकलने लगते हैं सर। जी। और मैं अपने आत्मा परियोजना जो हमारे यहाँ उमरिया जिले में है सर, तो जी जी। उनके मार्गदर्शन में मैं हमेशा रहा आता हूँ सर, तो पूरी जानकारी मिलती है सर। और सिंह सर ने जो भी जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी सर। और धन्यवाद, मैं तो धन्यवाद। 4 साल से कर ही रहा हूँ सर। ये मैं बालाघाट से लेके आया था कुबोटा कंपनी की मशीन, और अपने यहाँ के कम से कम 5-6 किसानों को मैंने मशीन भी वो करवा दी है सर। जी ठीक है, बहुत बढ़िया। आपकी जानकारी, आपकी सक्सेस सुन के बहुत अच्छी ऊर्जा मिल रही है आपसे, पॉजिटिव एनर्जी। बहुत धन्यवाद अनुराग जी। आप में से अन्य किसी का कोई सवाल हो, या मैं अपनी बलराम टीम से आग्रह करूंगा, चैट बॉक्स से जो भी सवाल आपको दिखाई देते हो आप एक एक करके कृपया पूछें उसे। डॉक्टर शुभम, मुझे लगता है कि जो विषय है, विषय से संबंधित कोई सवाल नहीं है, तो अगर आप कहें तो मैं लूं, नहीं तो नहीं, जैसा एक निमाड़ से सवाल दिख रहा है सर। जी प्री मानसून में 20 जून तक का दस्तक देता है, अगस्त में भारी बारिश के साथ सितंबर के बाद मानसून रवानगी। मेरे एरिया में धान नहीं किया जाता, क्या सीधी बुआई से धान कब से कब तक कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है। यह बहुत ही, अगर आप सीधी बुआई में जाते हैं, जहाँ पे मैं पहले भी बताया हूँ कि आप अगर आपका मानसून जा रहा है, जैसे बोल रहे हैं कि आपके मानसून चला जाता है, आपके यहाँ बारिश नहीं होती है, तो आप सीधी बुआई में ड्रम सीडर का उपयोग करके बुआई करके आप अपना खेती कर सकते हैं। अगर आप सही समय पे मानसून में खेती करते हैं तो आप रोपाई विधि में जाइए। जैसे आपको मानसून लेट होता है या मानसून छूट जाता है, जहाँ पे आप सीधी बुआई में आप धान की पौध लगा के अपना धान की खेती कर सकते हैं और अच्छी पैदावार मिलती है। एक और सवाल है, ये कृष्णपाल जी हैं लोधी जी, इन्होंने कहाँ से हैं ये नहीं बता। गोबर से धान के बीज की सीड ड्रिल बनाकर सीधी बुआई कर सकते हैं क्या? फिर से सर क्वेश्चन। सीड बॉल मेथड से गोबर से सीड बॉल बनाएं और उससे ये सीधी बुआई पूछ रहे हैं, छिटकवा विधि शायद ये पूछ रहे हैं कि क्या छिटकवा विधि। जी, सीड बॉल में आपका अच्छी बात है कि आप गोबर मतलब कि आप गोबर की खाद की बात कर रहे हैं। गोबर की खाद से आप अच्छा सीड बॉल बन सकता है। जैसे मैं बबल ट्रे की बात कर रहा था, तो सीड बॉल बबल ट्रे में ही अच्छा बन पाएगा, और दूसरा ट्रे में अगर आप कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं तो और अच्छी आपको पैदावार मिल सकती है, क्योंकि गोबर की खाद में सारे जो उपयुक्त मात्रा में नाइट्रोजन होते हैं वो उपयुक्त पौधों को मिल जाते हैं। और मुझे लगता है कि आपका गोबर की खाद से जो बॉल बनाने की तकनीकी का उपयोग करते हैं तो अच्छी पैदावार मिलेगी। लेकिन इनका जो सवाल है, गोबर की सीड बॉल से डायरेक्ट खेत में फेंक के सीड ड्रिल, हाँ, वो जैसे मैं पिक्चर दिखा था डायरेक्ट, एक्चुअली मैं डायरेक्ट खेत में फेंकने का फोटो दिख रहा था, इसलिए रहा था कि जैसे कहीं कहीं किसी को तकनीकी दिक्कत है या लेबर की दिक्कत है या सही समय पे बुआई नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे डायरेक्ट अगर फेंकते हैं खेत में तो
आपका जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पौध से पौध की दूरी तो कुछ मेंटेन होगी नहीं, कहीं ज्यादा कहीं कम हो सकता है। हाँ, ये सबसे तो बड़ी समस्या है। हाँ, ये आप अगर सही, जैसे आप ब्रॉडकास्ट करते छिड़कावा करते हैं, वैसे आप बॉल को एक लाइन में गिराते हुए जाएं तो शायद हाँ। अच्छी उपज आपको प्राप्त हो। जी, धन्यवाद। जी। एक सवाल है दीपक पटेल जी का। फसल बुआई के 2 महीने बाद खेत से पानी बहता रहता है और कोई भी फसल पक नहीं पाती है, तो ऐसी स्थिति में उस खेत में धान की सीड ड्रिल से बुआई कर सकते हैं? धान की सीड ड्रिल के लिए आप अगर पानी बहते हुए खेत में सीड ड्रिल उपयोग करेंगे तो जो बीज है वो विस्थापित हो सकता है। तो मेरा जो मैं इसके लिए रिकमेंडेशन नहीं दे सकता कि जहाँ पे हमेशा पानी बहता रहा वहां सीड ड्रिल का उपयोग ना करें, वहां पे रोपाई पद्धति का उपयोग करें आप। सर नमस्कार, दीपक पटेल बात कर रहा हूँ इंदौर से। जी बोलिए सर। सर बुआई, कोई सी भी फसल की बुआई करने के बाद आसपास कुओं का लेवल, जब पानी आ जाता है लेवल बनने के बाद में, तो खेतों से पानी बहने लगता है। जी जी वो जी 2 महीने बाद होता है, तो उसमें सोयाबीन और कोई सी भी फसल गल जाती है। जी जी तो उसमें मेरा धान लगाने का इस बार विचार बन रहा था, जी। क्योंकि पिछली बार ये उज्जैन वाले सर से भी जो बात हुआ था धान का, तो ये मैंने उनसे बात की थी। तो इस बार मेरी इच्छा है कि इस खेत में हम धान लगा सकते हैं क्या, क्योंकि बुआई के बिल्कुल, 2 महीने बाद बिल्कुल पानी बहने बिल्कुल लगा सकते हैं आप, बिल्कुल लगा सकते हैं आप। रोपाई पद्धति का नर्सरी बेड तैयार करके आप नर्सरी तैयार करें और रोपाई करवाएं। अगर आपके पास मशीन कहीं से उपलब्ध होती है तो मशीन से कराएं या लेबर से करवाएं। तो जहाँ पे पानी ज्यादा भरा होता है वहां पे आप रोपाई करवाएं। तो सर सीडीएल से डायरेक्ट बुआई नहीं कर सकते क्या इसमें? नहीं, करने को कर सकते हैं भाई, बोला ना कि सीढ़ी से बुआई करने पे क्या होता है, अगर पानी बहाव है, वहां पे पानी भरा हुआ है, तो जी। वह जो बीज है आपका सीधा जिस पंक्ति से पंक्ति में गिरते जाता है, तो जी। वह विस्थापित हो सकता है पानी के बहाव से या पानी के ज्यादा मात्रा होने से। नहीं, रोपाई से शुरुआती दिनों में पानी ज्यादा बहाव नहीं है वहां पे। वहां हाँ, तो शुरुआती निकासी दिनों में करके, गिरते हैं। अगर पानी के निकासी की व्यवस्था हाँ। है वहां पे, निकासी करके आप कर सकते हैं सीड ड्रिल से। ज्यादा नहीं बहता, मतलब उसमें पानी कंटिन्यू चलता रहता 2 हाँ, महीने तक। पौध हाँ, जब तो कर आपका बन सकते हैं। जाए तो दिक्कत नहीं है। पौध आपकी बन जाए फिर पानी आता और जाता रहे तो दिक्कत नहीं है। आप पहली बार करने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि नर्सरी से कीजिए, और जी। नहीं तो सीड ड्रिल से आपके यहाँ जो सुविधा आपको बन सके थोड़े क्षेत्र में कीजिए पहले, फिर आप जी, धीरे धीरे सोयाबीन के विकल्प के तौर पे अपनाइए। कुमार विवेक शाही जी, आपका हैंड रेज है, आप आपका माइक ऑन कीजिए और जो है आपके सवाल को रखिए। कुमार, हाँ विवेक जी, हाँ जी, हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे, शायद आपके कोई माइक में प्रॉब्लम है। अन्य किसी का कोई सवाल है जिसे आप रख सकें? विवेक जी, आप आपका चैट बॉक्स में अगर सवाल लिख सकें सीमित समय में। अन्य किसी का भी कोई सवाल है जो इस बारे में, आज की चर्चा के बारे में है? शुभम जी, श्याम कुमार जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि धान की नर्सरी में आपने केमिकल तरीका बताया, कृपया जैविक तरीके से कैसे करेंगे ये भी बताएं। मेरे ख्याल से जैविक भी बताया गया। जी, आप दोबारा बता दें सतपाल जी। जैविक में जैसा मैं बताया हूँ कि आपको नर्सरी तैयार करने के लिए 500 स्क्वायर मीटर, अगर आप नर्सरी बेड तैयार करते हैं तो उसमें 10 किलोग्राम गोबर की खाद डाल के आप कर सकते हैं। जैसा कि मैं बताया हूँ कि जैविक में बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर आते हैं, तो मैं जैविक के बारे में उतना एक्सपर्टाइज नहीं हूँ, बट अगर आप किसी जैविक जैविक खेती की वैज्ञानिक से संपर्क करें तो ज्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि नर्सरी में आप गोबर की खाद का ही उपयोग करके और सीड ट्रीटमेंट करते हैं आप। जैसे आप बहुत सारी तकनीकें हैं, गौमूत्र या जैसा शुभम जी हमारे उसमें अनुभवी हैं, वो बता सकते हैं कैसे सीड ट्रीटमेंट करते हैं जैविक मेथड से। और जैसा मेरा रिकमेंडेशन है कि 10 किलोग्राम गोबर की खाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैविक मेथड, जैविक विधि से करना चाहे 500 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए, क्षेत्रफल के लिए। जी धन्यवाद। जैविक में विशेष वेबिनार जो है आपकी आयोजित है, वो आगामी हर एक दिन के बाद आने वाली सीरीज में आपके सामने आएगी। और अच्छी बात यह है कि जो किसान जैविक खेती से सक्सेस हुए हैं करके, ये उनके द्वारा आयोजित होगी, तो आपको बहुत प्रैक्टिकल जानकारी जो है बलराम संदेश से मिलने वाली है। इसके लिए आप आगे भी बलराम संदेश का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे भी आप सर्च करके जोड़ सकते हैं।
आज के लिए जो जानकारी सीमित दे सकते हैं वो हम ये है कि आप आपके बीज को ट्राइकोडर्मा एक बायो पेस्टिसाइड है जिससे फफूंद जनित बीमारियां बीज से आने वाली हों उससे आप बचाव कर सकते हैं। 5 ग्राम पर किलो बीज के साथ आप इसको मिला लीजिए और बीज को फूले हुए बीज को जिसमें जर्मिनेशन अंकुरण आ चुका हो उसके साथ आप नर्सरी में डाल सकते हैं। इसके अलावा जमीन में जो आप पानी देने जा रहे हैं वहां पे आप चाहें तो माइक्रोराइजा एक फंगस होती है जो 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन में देने से जड़ों को बहुत गहरी और अच्छी पोषक तत्व खींचने वाली बनाती है और ये जड़ों के विकास के साथ पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ कर देती है और फॉस्फेट सॉल्युबल बैक्टीरिया की तरह भी एक्टिविटी करती है। तो जो घुलनशील अवस्था में डीएपी जमीन में नहीं पड़ी हुई है अघुलनशील अवस्था में उसको घुलनशील अवस्था में फास्फोरस पे खासतौर पे काम करके लेके आती है। इसके अलावा आप जो है वो बहुत आसानी से आपको मिलेगा इफ्को का कंसोर्टिया नाम का एक प्रोडक्ट आता है जो 250 से 300 ml प्रति एकड़ की दर से 1 महीने में एक बार आप दे सकते हैं जमीन में बहते हुए पानी के साथ। तो कंसोर्टिया में जो है एजेटोबैक्टर पीएसबी और केएमबी नाम के 3 ऐसे बैक्टीरियो का कंसोर्टियम है जो आपकी अघुलनशील अवस्था में पड़ी हुई यूरिया डीएपी या पोटाश जैसी चीजों को घुलनशील अवस्था में लेके आते हैं जो असल में नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश पौधे को मुख्य रूप से चाहिए इनके साथ में काम करता है। तो जैविक में ये एक सीमित अभी नर्सरी के तौर पे आपके लिए जानकारी दी जा रही है। आप में से अन्य जिनके भी हैंड रेज थे आपका परिचय दीजिए और आपके सवाल को रखिए। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। सत्यजीत सिंह बोल रहा हूँ मैं। भाई साहब रोपा पद्धति से हम लोग जब धान लगाते हैं तो उसका उत्पादन अच्छा होता है लेकिन उसमें खर्च बहुत होता है और हम लोगों ने पूसा 1 लगाई थी अभी धान बासमती, हम उसको ही क्या सीड ड्रिल से भी बोनी कर सकते हैं? अवश्य अवश्य कर सकते हैं। कहाँ से हैं आपका? बीना जिला सागर बीना। जी कर सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत थोड़ा सा आती है कि जो बासमती जो पूसा बासमती 1 की बात कर रहे हैं उसका जो सीड की लंबाई ज्यादा होती है जी तो जी उसमें थोड़ा सा जो सीड ड्रम होता है उसमें सेटिंग का कुछ ऑप्शन रहता है उसको आप सेट करके भी उसका उपयोग कर सकते हैं। उसका जो उसमें जो होल बने होते हैं उसको थोड़ा सा फैलाना पड़ता है और उससे भी अच्छे से आपको सीड ड्रम से बुवाई कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी हमारे जिन जगहों पे फेंसिंग है पहले से जी जी तो वहां पे हम क्या अभी बोनी करके जून के फर्स्ट वीक में और इरिगेशन चालू कर दें? हाँ कर सकते हैं। आप पहले से आप जून फर्स्ट वीक से पहले पखवाड़े से तैयारी करना चालू करिए। आप जून आखिरी तक रोपाई कर दीजिए। नहीं सर सीड ड्रिल से हम बोनी कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं हाँ कर है ना, सकते हैं। सूखे में बोनी करके और हम उसमें स्प्रिंकलर से पानी दे देंगे जैसे ही जमेगी फिर फ्लड इरिगेशन करते हैं। जी जी कर सकते हैं बस जरूर, है ना, क्योंकि उससे काफी सुविधाजनक हो जाएगा। अगर इसमें कोई कमी हो कुछ टेक्नोलॉजी में दिक्कत हो तो आप बताएं। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसमें पहले बुआई करके आप उसमें पानी पूरा भर दीजिए और उपयुक्त मात्रा में जब फर्टिलाइजर डाल के और उसको आप जून के आखिरी पखवाड़े में आप कर सकते हैं या जुलाई फर्स्ट वीक में भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नर्सरी से रिलेटेड एक सवाल और है जिसमें कि टिड्डे की प्रॉब्लम जो है नर्सरी में ज्यादा आती है, ग्रास हॉपर टिड्डे की। वो कुमार विवेक शाही जी, आपका स्थान परिचय नहीं दिया आपने, तो इसके बारे में नर्सरी में इंसेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर। जी 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 इंसेक्ट मैनेजमेंट में आपको इंसेक्टिसाइड के रूप में मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उसको आप ट्रैपर का यूज करिए। जो ट्रैप आते हैं ना उसका उपयोग करिए। आप उसका उपयोग से आप उसको जो मादा कीट हाँ ये हाँ जी आप नर्सरी में अगर ऐसे टिड्डे जैसे कीड़े हैं जो बाइटिंग काटने को उतरने वाले हैं तो ज्यादातर किसानों के पास क्लोरोपाइरीफॉस जैसी दवाई है, ये आप यूज कर सकते हैं, या फिर प्रोफेनोफॉस जो दवाई है ये आप यूज कर सकते हैं जो टिड्डे जैसे पत्ते काटने या कुतरने वाले कीड़ों के लिए होती है। इसके अलावा मेटाराइजियम या बिवेरिया बेसियाना जैसी चीज जो है फंगस,
ये जैविक खेती में आप प्रयोग कर सकते हैं। या फिर नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट, नीम का तेल और करंज का तेल भी मिला के आप 5 ml पर लीटर जो है वो कीटों से बचाव के लिए स्प्रे कर सकते हैं। इसमें नर्सरी में वीड मैनेजमेंट के लिए और एक प्लांट इन्होंने बताया है कि कैसे आप उसको पहचाने, बकाने, रिमूव बकाने प्लांट, ऐसा कुछ इन्होंने लिखा है सवाल। बकाने कोई वीड्स है वहाँ के लोकल लैंग्वेज में क्या? हाँ जी जी। बकाने डिजीज है ये, जो कुछ पौधे लंबे हो जाते हैं उसमें सूडोमोनास ट्राइकोडर्मा बेस्ट काम करता है। नर्सरी से संबंधित और कोई सवाल जो है आज की जो है चैट बॉक्स में अब नहीं है। आप में से किसी अन्य का कोई भी सवाल हो तो अगले 1 मिनट में आप रखें। इसके बाद ये चर्चा जो है अपने अंत की तरफ बढ़ेगी और एक्सपर्ट के रूप में आज हमारे बीच में प्रोफेसर बैजनाथ सिंह सर हैं। आप में से कोई का जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी को आवाज आ रही है, और अगर आप में से किसी के पास कोई सवाल नहीं हो तो हम जो ये सेशन है आज का ये एंड करने की तरफ बढ़ते हैं। एक्सपर्ट के रूप में हमारे बीच में हैं प्रोफेसर बैजनाथ सिंह सर। सर जो है वो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में डायरेक्टर के तौर पे भी रहे हैं, और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आप जो हैं डायरेक्टर रिसर्च जो है आपने पद को सुशोभित किया है। और आपके तत्वावधान में हमने खुद जो है अपनी आंखों से प्रत्यक्ष 4 से 5 विधियों को रिसर्च स्टेशन पे किसानों के साथ लगाते हुए देखा है। तो एक बहुत लंबा अनुभव है। धान पे आगामी वेबिनार जो है आपकी आयोजित भी है, जिसमें आप जो है सिर्फ और किस्मों के बारे में बताएंगे। प्रोफेसर बैजनाथ सिंह ने धान पे 90,000 से ज्यादा वैरायटी के ऊपर एक अकेली किताब लिखी है, जिसको आपने प्रोफेसर MS स्वामीनाथन सर से इनॉग्रेशन कराया है। तो आज की जो वेबिनार है सर, इसमें विशेष गाइडेंस के लिए आज का जो भी लेक्चर रहा है इसमें कुछ सुझाव आपकी तरफ से दिए जा सकते हो। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच प्रोफेसर बैजनाथ सिंह सर। सर आपका माइक ऑन कीजिए प्लीज। ठीक है, ऑन हो गया? जी 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 सर। जी सर। चलिए, पहले तो मैं बलराम संदेश और कुलशेष जी को धन्यवाद दूंगा, शुभम को, कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी शुरुआत की है। और मैं थोड़ा देर से ज्वाइन किया क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे। तब तक मैंने देखा कि ऑलरेडी समय हो चुका है, तो मैं देर से ज्वाइन किया, लेकिन बड़ा मुझे अच्छा लगा और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था किसानों का। जी सर। और सत्यपाल जी ने बड़ी अच्छी जानकारी दी, मतलब नर्सरी मैनेजमेंट वगैरह के बारे में। और हमें बड़ी खुशी हुई क्योंकि जो किसान है वो हर जगह से नॉलेज लेता है, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र है, चाहे विश्वविद्यालय है, चाहे वो क्या नाम है ICR के इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और फिर वो अपने यहाँ प्रयोग करता है। तो इसमें कुछ जो बड़ी अच्छी अच्छी जानकारियाँ उन्होंने बताया। और मैं खुद भी जो है, जब मैं झारखंड रांची में था डायरेक्टर रिसर्च जो है, तो 2009 और 2010 में जो है, जब जुलाई के महीने में वर्षा नहीं हुई तो जो धान का एरिया था वो 16 लाख हेक्टेयर से घट करके 2009 में 9 लाख हेक्टेयर हो गया। और दूसरे साल फिर लगातार वर्षा नहीं हुई तो वो 7 लाख हेक्टेयर हो गया। और भारत सरकार से बहुत सारे, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर और बहुत सारे वैज्ञानिक लोग आते रहे। उन्होंने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात की कि आप मकई लगाइए, मूंग, उड़द, पतंग, और भी बहुत सारे, तिल हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दिए। लेकिन किसान ने मतलब कहा कि साहब चावल मेरा मुख्य भोजन है और हम चावल ही उगाएंगे, नहीं होगा तो हम और कुछ नहीं उगाएंगे। तो उसी साल से हमने 2010 में इरी के कोलैबोरेशन से, फिर वो जो हैदराबाद में हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च है,
इन लोगों के कोलाबोरेशन से फिर हम लोगों ने सीधी बुआई के लिए जो प्रजातियां हैं, जो अभी हमारे कई सारे किसान चर्चा कर रहे थे, उस पर अनुसंधान शुरू किया। और रांची का जो अनुसंधान शुरू किया था हमने, अभी मेरा एक ट्रस्ट हमने बनाया रिटायरमेंट के बाद, CRD नाम है उसका, सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि गोरखपुर में है जी। और यहाँ पर मैं डायरेक्ट सीडिंग पर ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमने देखा कि करीब रुपाई की अपेक्षा करीब 4,000 रुपये प्रति एकड़ की बचत होती है, क्योंकि हम इसमें नर्सरी नहीं उगाते हैं, रुपाई नहीं करते हैं, लेबर्स की समस्या नहीं होती है, और फिर हम वीड कंट्रोल जो है समय से कर लेते हैं और उपज में कोई कमी नहीं होती। फिलहाल जो हमारी पुरानी रिलीज वैरायटी है उन्हीं को हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम नई वैरायटीज भी इसमें टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि जब हम रोपाई करते हैं तो जो पुरानी वैरायटीज हैं, जो कि उनकी जड़ें जो है पतली होती हैं और ऊपर की तरफ फैलती, मतलब हॉरिजॉन्टल, क्योंकि उनको पानी की कमी नहीं होती है और वो उसके लिए डीप नहीं जाती हैं। इसमें हम लोग की सोच है कि जब हम सीधी बुआई करेंगे तो वो नीचे तक जाएंगी और वो थिक रूटेड होंगी, और फिर हम पैदावार और भी बढ़ाएंगे। तो जब तक अभी हम इरिक के साथ भी कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और कुछ हमने रिसर्च जो है जो हैदराबाद में किया था, उन वैरायटीज़ को हम किसानों के यहाँ भी, किसान के यहाँ तो नहीं लेकिन रिसर्च स्टेशन पर भी ट्राई कर रहे हैं। और फिर उसमें जो हाई लिंग वैरायटीज़ है, क्योंकि जब हम सीधी बुआई करेंगे तो जड़ तो हम लोग जनरली देखते नहीं हैं, लेकिन जो डीप रूटेड वैरायटी है, थिक रूटेड है, वो पानी जो एक्सट्रैक्ट करेगी, मतलब डिफरेंट लेयर से, तो हम लोग का ऐसा मानना है। और अभी बहुत सारी रिसर्च, मतलब 2010 के बाद, 2011 के बाद, जिसको कि हम एरोबिक राइस कहते हैं। पहले जो सीधी बुआई होती थी उसको DSR भी बोलते हैं, डायरेक्ट सीडेड राइस। लेकिन जब एरोबिक राइस में फ़र्क ये है कि DSR में हम वर्षा आधारित खेती करते हैं, जैसे झारखंड में जो प्लेटू रीजन है, पानी गिरता तो है लेकिन वो बह करके चला जाता है, या जो हमारे और भी क्षेत्र हैं, उत्तराखंड है, या पूर्वी जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, या जहाँ रिलेटिव टोपोग्राफी है, तो वर्षा तो होती है लेकिन वो वर्षा का पानी बह जाता है। लेकिन हम लोग जो सिंचित अवस्था है, जैसे कि पंजाब हरियाणा है, पिछले साल वहाँ पे लेबर नहीं, कोरोना के नाते चली गई थी, तो उनका करीब 20 से 25% एरिया जो है वो डायरेक्ट सीडिंग में हो गया। और इस साल जो है और भी एरिया जो है डायरेक्ट सीडिंग में हो रही है। हमारा ख्याल है कि इस साल भी लेबर की बहुत समस्या है, और तो भविष्य में जो हमारा डायरेक्ट सीडिंग है, जिसको कि हम एरोबिक राइस कहते हैं, एरोबिक राइस में डायरेक्ट सीडिंग में यही फर्क है कि हम वर्षा नहीं होती है तो हम पानी देते हैं, मतलब इरिगेशन करते हैं। और ये टर्म जो है ब्राज़ील से शुरू हुआ था। ब्राज़ील में वो स्प्रिंकलर इरिगेशन से अपने खेत को, मतलब क्योंकि वहाँ रिलेटिंग टोपोग्राफी थी, और उस पर उन्होंने बड़ा अच्छा अनुसंधान किया। अभी हाइब्रिड राइस भी लगा रहे हैं, जो कि करीब 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज मिलती है। तो हमारे बहुत सारे किसान जो अभी कह रहे थे कि हम सीधी बुआई, और आप उसी सीडर से बो सकते हैं। आपके पास कुछ लोग हैप्पी सीडर भी बात कर रहे थे, तो जो गेहूं की बुआई करते हैं उसी सीडर से आप धान भी बो सकते हैं। एक किसान ने जो है पूसा बासमती 1 की बात की, उसमें ऑन होता है, ठूंड होता है, तो आपको मशीन को थोड़ा कैलिब्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो या तो ऑन टूट जाता है जब थ्रेसिंग करते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन चूंकि वो उसमें फंस सकता है तो उसको ब्रॉडकास्टिंग भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मशीन को थोड़ा सा कैलिब्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो ऑन है, ठूंड है, वो उसमें जब फंसेगा तो वो बीज नहीं गिरेगा। तो वो आपको बराबर मॉनिटर करना है कि बीज गिर रहा है। और कभी कभी जो वो प्लास्टिक का जो जिससे बीज गिरता है, उसको जरा आप डंडे से मारते रहते हैं तो वो बीज गिरता रहता है, वो फंसे नहीं जो है। तो एक आदमी वो सीड्रिल जो है उस पर बैठ करके पीछे देखता है। आवाज नहीं आ रही है? आ रही सर, आ रही। नहीं, किसी ने कहा है कि आवाज नहीं आ रही है। वो पर्सनल उनके प्रॉब्लम किया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम जी आवाज क्लियर है सर।
तो आप सीधी बुआई कर सकते हैं, और यदि आपको दिक्कत होती है मशीन में तो आप ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो धुरदाहन और पंदाहन कहते थे कि ड्राई सॉइल में ब्रॉडकास्ट कर देते थे, या पानी है उसमें भी कर देते थे, तो उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बोने के 3-4 दिन के अंदर यदि वर्षा नहीं हो रही है, मॉइस्ट जमीन है, तो उसमें आप पेंडिमिथिलीन का स्प्रे कर देंगे 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से, 30 EC है, तो इससे आपका करीब 90% वीट कंट्रोल हो जाएगा। कभी कभी जब बारिश होती है तो आप पेंडिमिथिलीन का स्प्रे नहीं कर पाते हैं, तो आप बिस्पायरीबैक सोडियम जो नॉमिनी गोल्ड है उसका भी आप करीब 15 से 20 दिन के बाद से वीट देखने के बाद कितना हमारा वीट का पॉपुलेशन है उसके हिसाब से आप स्प्रे कर दें। मान लीजिए खरपतवार नहीं है तो थोड़ा आप डिले कर सकते हैं, और फिर भी कोई डाइकाट वीट रह जाते हैं तो अभी हमारे एक किसान ने कहा कि 2,4-D भी स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी जो है डाइकाट वीट खत्म हो जाएंगे। और इन्होंने ये कहा कि यदि आप 2,4-D पहले कर देंगे तो पौधा भी छोटा हो जाएगा, तो वो भी बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि यदि लॉजिंग वाली वैरायटी है और 2,4-D हमारा ख्याल है सोडियम साल्ट है, उसका यदि स्प्रे कर देंगे, हमारा ख्याल है 1 ml पर लीटर है वो, या 2 ml पर लीटर है, देखना पड़ेगा कितना EC है उसका, तो उसका यदि स्प्रे कर देंगे तो पाइरोजोसल्फुरान है वो भी आप स्प्रे कर सकते हैं, 80 ग्राम प्रति एकड़ की दर से है। तो अभी बहुत अच्छे अच्छे वीडिसाइड्स आ गए हैं, और बिस्पायरीबैक जो नॉमिनी गोल्ड है वो तो मतलब इतनी अच्छी दवाई आ गई है वीडिसाइड की, आप पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन 3 वीडिसाइड हैं जिससे कि आप पूरा 100% वीड मैनेजमेंट करेंगे। और थोड़ा यदि जमीन मॉइस्ट हो, मतलब ड्राई सोइंग हम नहीं कहते हैं, क्योंकि ड्राई सोइंग में क्या है कि धूल उड़ती है, और जो ट्रैक्टर पे आदमी है चाहे उसके पीछे जब वो पाटा पे बैठता है तो उसके नाक में धूल भर जाएगी। तो जमीन जो थोड़ी मॉइस्ट हो, मॉइस्ट होगा तो धूल नहीं उड़ेगी, और वो जो ट्रैक्टर ड्राइवर है या जो उसके पीछे आदमी बैठता है वो मतलब कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बारिश हो जाए, लेकिन रेगुलर जो मानसून है उसके पहले आपको बुआई कर देनी है। मान लीजिए जैसे हमारे क्षेत्र में करीब 20 जून के करीब रेगुलर मानसून हो जाता है, पिछले साल तो वो 16 जून को ही शुरू हो गया, तो उसके पहले करीब 10 जून के करीब आपको बुआई कंप्लीट कर लेनी है। मान लीजिए हल्की सी बारिश हो गई है, सॉइल में मॉइस्चर है, तो आप सीधी बुआई कर दीजिए। मॉइस्चर नहीं है तो जहाँ पानी की सुविधा है वो पानी दे करके, जैसे आप गेहूं में प्री सोइंग इरिगेशन करते हैं, इरिगेशन करके भी जो है आप बुआई कर सकते हैं। कहीं कहीं तो नहर है, नहर से भी पानी लेकर के और इरिगेशन करके। सॉइल मॉइस्ट होनी चाहिए, मॉइस्ट होने से क्या होगा कि वो मिट्टी नहीं, मतलब धूल नहीं उड़ेगी, और ड्राइवर और जो आदमी पीछे बैठता है उसको हेल्थ हैजार्ड नहीं होगा। तो बड़ी अच्छी अच्छी चर्चाएं की, और फिर हम किस्मों के बारे में फिर चर्चा करेंगे अभी। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि सब लोगों ने, एक हमने जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने जो वर्मी वॉश है उससे बीज को भिगोया, क्योंकि उसमें तो हम बेविस्टीन या कोई ऐसी चीज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो गेहूं में हमने इसको प्रयोग किया, और ओवरनाइट 12 घंटे गेहूं को भिगो करके और जब हमने बोया तो उससे भी बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। और धान को भी हम ऐसे ही करने वाले हैं कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें धान को भी भिगो करके, क्योंकि हमारा जो पूरा अनुसंधान केंद्र है जो हमारा गोरखपुर जिले में है करीब 12 एकड़ का, वो हम सिर्फ सारा का सारा डायरेक्ट सीडिंग करते हैं, और रिसर्च भी हम डायरेक्ट सीडिंग पे ही करते हैं। तो आप वर्मी वॉश में उसको भिगोगा तो उसको थोड़ा नाइट्रोजन भी मिलेगा, और इसमें हम लोग और भी, क्योंकि जो ट्राइकोडर्मा और बहुत सारी चीजें हैं, माइक्रोराइजा वगैरह, इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि यदि विश्वविद्यालय के नजदीक हैं आप तो वहां तो मिल जाता है, वो उसका टेस्ट कर लेते हैं कि मतलब कि वो वाइबल है या आउट ऑफ डेट हो गया है, तो वो सब चीजें कर लेते हैं। लेकिन बहुत जगहों पे वो सुविधा नहीं है, तो हम लोग जो नॉर्मल चीज है, जैसे एक आदमी ने बॉल की चर्चा की FOIM में,
इसको भी हम लोग डायरेक्ट सीडिंग में जब ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं तो उसको आप हाथ से गीले मतलब गोबर को भी आप बीज में मिला दीजिए। गेहूं में भी इसका रिसर्च हुआ है। उसको हाथ से मिला करके और यदि वो वाटर लगेंगे उसमें यदि आप डाल देंगे तो वहां पर जा करके सेटल कर जाएगा और वो उसका अंकुरण भी बड़ा अच्छा होगा। तो आपको सूखा गोबर नहीं लेना, गीले गोबर में ही आपको बीज को अच्छी तरीके से रगड़ करके थोड़ा सुखा दीजिए और उसको ब्रॉडकास्ट करके आप खेत में लगा दीजिए। तो बड़ी सारी अच्छी चर्चाएं हुई और मुझे खुशी है कि बहुत सारे चर्चाएं होंगी और उनमें हम नई जानकारियां देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये एक अच्छा प्रयास किया है और धान में हम लोग जो हमारा उनका एक्सपीरियंस है उसको शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। आप जैसे ऊर्जा स्रोत और प्रयास डॉक्टर देवेंद्र प्यासी सर जैसे प्रेरणा की वजह से जो है हम ये सारी सुविधाएं किसानों के लिए पहुंचा पा रहे हैं और बलराम टीम जो है इस दिशा में हमेशा प्रयासरत रहेगी। मैं हमारे बीच में आज की जो वेबिनार हुई इसके सार के लिए डॉक्टर देवेंद्र प्यासी सर को दोबारा आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर देवेंद्र। धन्यवाद शुभम जी। सर्वप्रथम मैं स्वागत करता हूं धान फसल के पुरोधा का, जिन्होंने शासकीय सेवा में विभिन्न बड़े पदों पे रहे और निरंतर जो है धान पे 40 वर्षों से ज्यादा अनुसंधान किया और आज जो हम धान की फसल का जो वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं उसमें सर का योगदान बहुत ज्यादा है। धान और सर दोनों आपस में पर्यायवाची हैं, जितना कि मैंने धान के विषय में अब तक जाना। साथ ही साथ आज के जो वक्ता रहे हमारे साथी वैज्ञानिक श्री सत्यपाल सिंह जी, जो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पादप प्रजनन एवं अनुवांशिकी विभाग में वैज्ञानिक हैं और धान की सतत नई वैरायटियों के प्रजाति में संलग्न हैं। बहुत ही अच्छा वेबिनार रहा, बहुत ही सार्थक। धान की बुआई की विधियों पर बहुत ही सार्थक जो है जानकारियां सहज एवं सरल भाषा में आम किसानों को समझने हेतु श्री डॉक्टर सत्यपाल जी ने बताई। हम जो है आभारी हैं श्री सत्यपाल जी के। धन्यवाद सर। साथ आज लगभग जो है, क्योंकि हमारी सीरीज जो है शनिवार रविवार को रहती है और आज जो है रविवार था और आज ज्यादा किसान नहीं जुड़ पाए, 50-55 से के लगभग किसान नहीं जुड़ पाए, लेकिन जो भी साथ में रहे वो पूरे समय तक रहे और उन्होंने जो है आपसी जो चर्चा है वैज्ञानिक और किसान का जो आपस में परिचर्चा है उस पे अपनी सहभागिता सुनिश्चित की, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो है आज के वेबिनार को जो है सार्थकता में बढ़ोतरी हुई। तो सभी किसानों का, प्रदेश के देश के विभिन्न भागों से जुड़े हुए आज के सभी किसानों का जो है, जिसमें 5 राज्यों से ज्यादा के किसानों ने आज अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है, मैं सभी का वो धन्यवाद देता हूं और आमंत्रित करता हूं आज के आभार प्रदर्शन के लिए टीम बलराम के अभिन्न सहयोगी श्री योगेश कौरव जी का, जो कि आज के हमारे जो है मुख्य वक्ता डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी का, और साथ ही हमारे मेंटर, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत, जिनके स्नेह और आशीर्वाद से निरंतर हम लोग जो है एक कोशिश कर रहे हैं। तो आदरणीय पीएन सिंह साहब का जो है आभार प्रदर्शन करेंगे डॉक्टर योगेश कौरव जी। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम हमारे मुख्य वक्ता श्री सत्यपाल सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर हम सभी लोगों को इतनी अच्छे तरीके से आज पूरा
धान के बारे में, नर्सरी के बारे में सभी लोगों को समझाया। और उसके बाद हमारे मेंटर श्री बैजनाथ सर जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, और आगे भी हम लोगों के लिए इस तरीके से अपना आभार प्रकट करता हूं मैं श्री प्यासी सर का, हमारे संस्थापक, आज के आयोजन के हमारे सूत्रधार डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ जी का आभार व्यक्त करता हूं, और आज के वेबिनार में शामिल आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। बलराम टीम किसानों के लिए इस तरीके का कार्यक्रम आगे भी आयोजन करते रहेगी, और आगे की सीरीज में आप सभी को धान से संबंधित सारी जानकारियां उपलब्ध कराती रहेगी। जय बलराम। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार और शुभ रात्रि। आज की वेबिनार को हमने 5 राज्यों के किसानों के साथ सुना, और आप सभी का दिन जो है वो कृषि कार्य, धान की खेती के लिए हमेशा जारी रहे। इसके साथ ही अगली वेबिनार चर्चा जो है वो हम आयोजित है परसों दिनांक 25 मई 2021 को मंगलवार के दिन, जिसकी मुख्य वक्ता रहेंगे प्रोफेसर बैजनाथ सिंह जी सर, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ धान की विशेष प्रजातियों के ऊपर और उनकी विशेषताओं के ऊपर रहेगी। तो हमसे हमेशा जुड़े रहें और हमारे YouTube चैनल और Facebook पे भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद सभी को, शुभ रात्रि। सतपाल जी आपका विशेष आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।